अब हम लोग चल रहे हैं फिर से क्विज शुरू करने। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं क्विज में क्या किया जाएगा, पहले 20 मिनट 25 मिनट अथवा आधा घंटा इसको पढ़ना है, फिर उसके पश्चात जैसे आप लोग कल बताए थे वही क्रम अपना चलता रहे। ओहो सॉरी, हाँ देखिए पहले अपना ये चलेगा, ठीक है, फिर उसके पश्चात क्या होगा, उसके पश्चात फिर आपका जस्ट ये बुक चलेगा कितना, लगभग 1 घंटा, ठीक है। हाँ और ठीक बहुत बढ़िया। हाँ देखिए पहले इसको कर लिए हैं, फिर उसके पश्चात देखिए ये मेरा अपना इसमें जो होमवर्क देते उसको करेंगे, फिर उसके पश्चात साइंस को पढ़ेंगे, और फिर उसके पश्चात लगभग 1 घंटे का टाइम बचेगा तो फिर अपना इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये देखिए हम बात जो है कल ही बता चुके हैं, लेकिन बोलिए बाई बैड लक कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से कल का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, तो उस वीडियो को भी बोलिए उम्मीद कर रहे हैं कि संडे तक जरूर अपलोड कर ही देंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग समय को, नज़ाकत को समझते हुए अपने पढ़ाई को शुरू करते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो चलिए करंट में कितना से पढ़ना था जी, 80 से 84 था, 80 से 84 था, ठीक है। हाँ 80 से 84 था, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये गोपाल जी, गोपाल जी नहीं, आप बताइए क्या है, बब्बर से ये बताइए COP15 सम्मेलन बायोडाइवर्सिटी पर कहाँ हुआ है। COP15 सम्मेलन बायोडाइवर्सिटी पर कहाँ हुआ, बस बहुत सुंदर, पढ़ कर आए हैं, पहले बुक है तो नहीं, पहले बुक लीजिए, बात समझिए, घाटा में हो जाइएगा, ठीक ना। ये हो जैव विविधता पर COP15 सम्मेलन कहाँ हुआ है, हाँ यानी कि बायोडाइवर्सिटी पर COP15 सम्मेलन कहाँ हुआ, बहुत सुंदर, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ है, ठीक है। COP15 किस पर, बायोडाइवर्सिटी पर। तो देखिए जब अपना COP15 बायोडाइवर्सिटी पर किया गया था, इसका पहला बार शुरुआत 1993 में 1993 में किया गया था COP15 का, ठीक ना, यानी कि बायोडाइवर्सिटी पर COP15 का जो अपना क्या बोलिए बैठकी 2020 में चाइना में ही होने वाला था, लेकिन बाई बैड लक कोविड की वजह से, ठीक ना, क्या बोले हैं, बाई बैड लक कोविड की वजह से ये बोलिए अपना कहा कनाडा में, सॉरी चाइना में, 2020 में ही अरे हाँ भैया तो 2020 ही ना बोले हैं, ठीक है, क्या बोले हैं, लेकिन बाई बैड लक 2020 में अपना कनाडा में नहीं हो पाया, सॉरी चाइना में नहीं हो पाया, तो अभी वर्तमान में इसका आयोजन कहाँ किया गया है, कनाडा में, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब आते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो बताइए बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, बहुत सुंदर, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया जी, जैव विविधता शब्द का, बहुत सुंदर, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया है, अरे यार वाल्टर रोजन नहीं किया है, अब बोल देंगे, कहीं बोल देंगे, उसका ही बोल देंगे, ठीक है। हाँ अगला ये बहुत सुंदर, ये बताइए UNFCCC, ठीक ना, लास्ट में बताइए, नोट करिए, UNFCCC COP27, एक बोले हैं क्या चीज़, देखिए बायोडाइवर्सिटी पर बोले हैं COP20, हाँ बायोडाइवर्सिटी पर COP15 बोले हैं, और बोल रहे हैं UNFCCC पर COP27, ये कहाँ हुआ है, मिस्र के शहर शेख अल शेख में, बहुत सुंदर। तो ये बताइए COP26 कहाँ हुआ था, ग्लासगो कहाँ है, स्वीडन में, अच्छा ठीक है, हाँ UK में, हाँ हाँ देखिए ग्लासगो, ठीक है, स्विट्जरलैंड की स्वीडन में है, ठीक है, हाँ आप बुक के हिसाब से बोल रहे हैं ना, अरे पढ़ के, अच्छा ग्लासगो ब्रिटेन में है, चले बहुत बढ़िया, हो सकता है ब्रिटेन में, ठीक है चेक कर लीजिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए अब बात करें, पहले ये बताइए अब UNFCCC, पहले बताइए UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है, हाँ एकदम सही बोले हैं, स्कॉटलैंड हम सही बोल रहे हैं, हाँ UNFCCC का फुल फॉर्म बोलिए, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क, ठीक ना, कंजर्वेशन क्लाइमेट एंड चेंज, कैसे, बहुत सही है, बहुत सही पकड़ा जाएगा, बहुत उतना बोल दिया पकड़ा जाएगा। UNFCCC का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक ना, क्या बोले, कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNFCCC की जब बात किया जाए, UNFCCC की स्थापना क्या बोली है कि 1994 के विश्व पृथ्वी सम्मेलन में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है, क्या बोले हैं, 1994 के विश्व पृथ्वी सम्मेलन में इसका स्थापना किया था। तो ये बताइए कि पहला विश्व पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरी में, बहुत बढ़िया, रियो डी जेनेरी में, और उसमें कितने देशों ने भाग लिया था,
उसमें लगभग 150 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। कितना टोटल? 150 देशों ने भाग लिया था। तो अब देखिए क्वेश्चन अब एक ये आता है, ये बताइए यूएनएफसीसी का मुख्यालय कहाँ है? इंग्लैंड है। यूएनएफसीसी का मुख्यालय बॉन जर्मनी में है, ठीक है, बॉन जर्मनी में है। और यूएनएफसीसी का जो पहला सम्मेलन कब हुआ था ये बताइए? 95 में। बहुत सुंदर। यूएनएफसीसी का स्थापना हुआ है 1994 में, जबकि इसका पहला सम्मेलन 1995 का हुआ है। और कहाँ हुआ है? COP1 बर्लिन में, जर्मनी। वही बर्लिन जर्मनी में, ठीक है। बर्लिन की बॉन देख रहे नहीं, बर्लिन जर्मनी में, ठीक है। COP1 कहाँ हुआ था? अपना बर्लिन में। कोई दिक्कत? तो एक लोग एक देखे हम लोग बायोडाइवर्सिटी पर क्या बोले हैं, COP15 देखे हैं। और एक अपना यूएनएफसीसी पर क्या देखे हैं, COP27 देखे हैं। 26 अपना कहाँ हुआ, हम लोग उसको भी बस अपना देख लिए। कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए, ये बात बताइए, ग्रेट बैरियर रीफ को बचाने के लिए, ठीक ना, क्या बोले हैं, ग्रेट बैरियर रीफ को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने कौन सा प्लान लाया है? रीफ 2050। बहुत सुंदर। हाँ, रीफ प्लान 2050, रीफ प्लान 2050 लाया गया था, ठीक है। तो ये बताइए कि खतरे की सूची में ग्रेट बैरियर रीफ को किसने डाला है? ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे की सूची में कौन सा संगठन डाला है? IUCN। मार के सबका दे। अरे यूनेस्को नहीं डाला है जी, यूनेस्को डाला है। तब बताइए ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस दिशा में है? क्वींसलैंड द्वीप के उत्तरी दिशा में। ऑस्ट्रेलिया का बोले किधर है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिशा में है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड जो द्वीप है उसके उत्तर पूर्व में है, ठीक है। इसको ध्यान, हाँ बहुत सुंदर, इसको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं? बहुत बढ़िया। आइए अगला। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के है? नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिशा में है। हाँ, ओ तब दे सकता है, जब नहीं हो तब हो सकता है। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन बताइए। ये बताइए प्रवाल भित्ति का खोज किया गया है ना? कहाँ कहाँ किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के वो ये कोरल द्वीप जहाँ है ना, बस एक तो बस अपना अपना ग्रेट बैरियर रीफ में किया गया है, और एक तो कहाँ किया गया है? ये वो कितना फीट के, एक तो कहाँ किया गया है? अब देखिए बता रहे, एक तो किया गया है ताहिती द्वीप में, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन देगा कहाँ किया है? ताहिती द्वीप में। क्वेश्चन अब ये पूछेगा कि ताहिती द्वीप कहाँ है? कहाँ है? प्रशांत महासागर में। अगर अभी बात किया जाए 2446 के मेंस, 2213 के मेंस में क्या दिया था? कौन दिया था जी ये क्वेश्चन? पुगा वैली, यही दिया था ना? लद्दाख में ना, पुगा वैली लद्दाख में। वो क्यों दिया था? पुगे ना है, देखिए कोई ना कोई दिया था, पुगे भी पूछा था ना। हाँ, अरे क्यों दिया था पुगा को? पुगा में जानते हैं भारत का पहला अपना क्या बोलिए, ना नहीं बता रहे हैं, भारत का पहला अपना क्या बोलिए, देखिए भूल रहे हैं। भारत का पहला अपना, देखो कुछ टाइम का करेंट था वो, भारत का पहला अपना क्या चीज, भू स्थलीय जियोलॉजिकल पार्क, भू स्थलीय जियोलॉजिकल अपना कुछ करके खोला गया था, लद्दाख के पुगा में खोला गया था। और वही डाल दिया था कि भैया पुगा वैली का है। बहुत सुंदर, बहुत। हाँ, भारत का पहला भूतापीय संयंत्र कहाँ खोला गया था? भूतापीय में ही है भैया। ठीक है, वो ठीक है, भूतापीय में। तो वही अपना कहाँ चीज लद्दाख के पुगा में खोला गया था, इसीलिए वो डाल दिया था। तो वर्तमान में पूछ सकते हैं ताहिती द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर में। ताहिती द्वीप कहाँ? प्रशांत महासागर में। और अगला जस्ट क्वेश्चन ये बोल रहे हैं, हाँ, कि ताहिती द्वीप ये बताइए बहुत, हाँ किस द्वीप का भाग है? फ्रेंच पोलिनेशिया का, ठीक है। किसका है? फ्रेंच पोलिनेशिया का। अच्छा, तो एक बात बताइए, महासागर के उस स्थान को क्या बोलते हैं जहाँ तक बोलिए अपना क्या बोले हैं कि प्रकाश नहीं जाता है? जहाँ तक प्रकाश नहीं जाता है। हाँ, वाह, लाजवाब, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। महासागर के जिस स्थान में बोलिए अपना क्या चीज प्रकाश जाना बंद करता है उसको यूफोटिक बोलते हैं। और तो ये बताइए कि महासागर के जिस स्थान में प्रकाश जाता है उसको क्या बोलते हैं? इसको मेसोफोटिक बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए बहुत बढ़िया। अब बोल क्या रहे हैं कि इसमें देखिए आपको करना कुछ नहीं है, करना ये है कि इसका पूरा डिटेल्स पढ़ लेना, उसमें अब जो जो बढ़िया लगे उसको क्या करना है, नोट कर लेना, ठीक है। अपने से अंडरलाइन कर लीजिए। दूसरा बात ये बोल रहे हैं
कि जो अगर हम यहाँ पढ़ाते और जो आप अंडरलाइन नहीं किए हैं तो उस अपना बुक लेकर आइए, इसीलिए बार बार बुक लेकर आइए। अब उसको आप अपने से जो हम बोलते हैं उसको अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि जो बोल दिए वो उससे वहाँ से मतलब चांसेस क्या क्वेश्चन उम्मीद है कि देगा। बहुत बढ़िया। तो अगला लिस्ट बताइए, व्हाइट चिक्ड मकाक। व्हाइट चिक्ड मकाक क्या है जी? मक्का की बंदर की प्रजाति जो अरुणाचल प्रदेश में। बहुत सुंदर, वो तो बहुत बढ़िया। तो क्या है व्हाइट चिक्ड मकाक क्या है? तो ये अपना एक बंदर की प्रजाति है जो कि कहाँ पाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसे खोज किसने किया है? वो ZSI यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या बोले विकास जी आप? हाँ हाँ बिल्कुल, और भी इस तरह खोजा जाता है। बहुत बढ़िया। तो अगला स्थिति बताइए, इस प्रजाति की पहली बार कहाँ खोजा गया था? पहली बार इस प्रजाति को 2015 में पहली बार चाइना में खोजा गया था। ठीक है, कहाँ खोजा गया था? चाइना में। अगला लिस्ट बताइए, तो एक और बताइए, दक्षिण पूर्व एशिया में खोजा गया अंतिम स्तनपायी का नाम बताइए। यही व्हाइट चिक्ड मकाकी है। ठीक है, क्या बोले हैं? दक्षिण पूर्व एशिया में क्या बोले कि खोजा गया अंतिम स्तनपायी कौन है? तो व्हाइट चिक्ड मकाकी है। और व्हाइट चिक्ड मकाक भारत में कहाँ खोजा गया है? अरुणाचल प्रदेश। तो सेला जरा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। बहुत बढ़िया। अगला स्थिति, भारत का पहला जियो पार्क का स्थापना कहाँ किया गया है? जियो पार्क MP के नर्मदा नदी में लम्हेटा गांव है। बहुत सुंदर। MP के क्या बोलिए अपना लम्हेटा गांव है। ठीक ना, क्या बोले? MP के लम्हेटा गांव है। तो देखिए जब MP की बात हुई तो ये बताइए, भारत का विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का स्थापना कहाँ किया गया है? ना हाँ, बहुत बढ़िया, ओंकेश्वर बांध पर। तो ये बताइए ओंकेश्वर बांध कहाँ है? नर्मदा नदी पर MP में ही। बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगला जस्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर आ 1 लाख का क्वेश्चन है ये। हाँ, तो क्वेश्चन आप ये बताइए, IUCN रेड लिस्ट किया गया ना जी? IUCN रेड लिस्ट में हाँ, हिमालय के 3 प्रकार के औषधि के। बहुत बेहतरीन। IUCN के रेड लिस्ट में अपना क्या बोलिए 3 पादपों को क्या किया गया है? उसको अपना क्या किया गया है? रेड लिस्ट में अपना जारी किया था। बहुत सुनते, रेड लिस्ट में अपना किसको जारी किया था? जो वैसे पेड़ पौधे या जंतु जो संकटग्रस्त स्थिति में अभी है। बहुत सुंदर, यानी कि वैसे जीव अथवा वैसे पेड़ पौधे जो अभी वर्तमान में क्या है? संकट, हाँ संकट, बिल्कुल संकट की स्थिति में, और जिनके बारे में ये किया जा सकता है कि भैया कुछ समय में खत्म हो सकते हैं। तो ये बताइए वो हिमालय के तीनों पौधे का नाम क्या है? पेलिटा, सिरोहोसा, ठीक है, और हैटागिरिया। ठीक ना। तो देखिए अब क्या बोले, अब ये एक बार में याद नहीं होगा, इसके याद करने का तरीका क्या होना चाहिए? आज तो हम बोलिए 22 लग हम पढ़ ही नहीं पाए, कुछ लोग आ गए घर पर, तो इस वजह से नहीं पढ़ा। करना क्या चाहिए कि जब घर से निकले ना तो यही ध्यान में रखना चाहिए कि आज हम क्या क्या पढ़ें जो हमें भयानक चीज़ लगा है। रास्ते में आते हैं तो इसको 3 बार बोल दीजिए, 3 बार बोल दीजिए, क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। लेकिन अगर इसको छोड़े रहिएगा तो ये कभी आसान नहीं होने वाला। बहुत बेहतरीन। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये बताइए IUCN का मुख्यालय कहाँ है जी? ग्लैंड में। और ग्लैंड कहाँ है? बहुत बढ़िया। ग्लासगो आप मारे हैं गोपाल जी? ग्लासगो कहाँ है? ग्लासगो है ना? 1948 में। बहुत IUCN की स्थापना हुआ था 1948 में। बहुत बढ़िया। विश्व वन्य जीव संगठन WEF, विश्व वन्य जीव कोष। हाँ वही ना WEF है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड में। बहुत बढ़िया। इसका स्थापना 1961 में हुआ था। बहुत बढ़िया। तो 61 में। तो एक बात बताइए, अगला जस्ट क्वेश्चन ये है कि देखिए 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थल का, ठीक ना, क्या बोले, पहचान किया गया है। बहुत बढ़िया। तो किसका किसका नाम बताइए? देखिए एक वो है आपका कोई हिमाचल प्रदेश में शिवालिक, ठीक है। बहुत हाँ, अरे शिवालिक जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। एक अपना क्या बोले शिवालिक जीवाश्म, बहुत हाँ, बहुत बढ़िया। क्या बोले शिवालिक, बहुत क्या बोले हैं शिवालिक राष्ट्रीय उद्यान अपना किया, शिवालिक जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान अपना किया है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। और एक किसको किया गया है? एक कौन है जी? हाँ, तो सिक्किम में। नाम क्या उसका? चूना पत्थर है। बहुत
सुनिए अस्ट्रोमेलेटा, ठीक है, क्या बोले अस्ट्रोमेलेटा बेयरिंग चूना पत्थर डोलामाइट, ये कहाँ है? सिक्किम में। तो इन दोनों स्थानों क्या किया गया है? भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के रूप में अपने इसको शामिल किया गया, तो पहचान किया गया। कोई समस्या किसी को? अनूप जी बहुत बढ़िया। तो ये बताइए सुकुआ ढुकुआ बांध का किस राज्य में है? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो सुकुआ ढुकुआ बांध कहाँ है जी? बहुत सुंदर, सुकुआ ढुकुआ बांध अपना उत्तर प्रदेश के बेतवा नदी पर। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अगला इस बताइए विश्व का सबसे उम्र दराज जीवित स्थलीय जीव का नाम बताइए। बहुत सुंदर, जोनाथन, बहुत सुंदर, ठीक है, 190 वर्ष का। तो ये बताइए मतलब हाँ ये जोनाथन जो अपना कहाँ रहता है जी? सेंट हेलेना, बहुत सेंट हेलेना, हाँ सेंट हेलेना द्वीप। तो सेंट हेलेना द्वीप किस महासागर में है? देह तोड़ देंगे, अटलांटिक महासागर में। सेंट हेलेना द्वीप कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। तो यही जस्ट बोले ताहिती द्वीप कहाँ है? जस्ट बोले हैं प्रशांत महासागर। बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन बताइए फिशिंग कैट के लिए विश्व की पहली गणना किया गया है? हाँ, तो ये बताइए कहाँ पर किया गया है जी? बहुत सुंदर। फिशिंग कैट के लिए विश्व की पहली जनगणना किया गया, गणना किया गया है तो कहाँ? चिल्का झील में, ठीक है। क्या करती है ना बिल्ली मछली को खा जाती है। बहुत सुंदर, वहीं आसपास बिल्ली पाई जाती है। चिल्का झील में जितनी मछलियां मतलब रहती है उसको। बहुत सुंदर। फिशिंग कैट का मतलब ही हो गया क्या चीज? कोई मछली को क्या चीज मारने वाली या खाने वाली बिल्ली, ठीक है। फिशिंग कैट का मतलब ही ना हुआ जी। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं ना? बहुत बेहतरीन। तो अगला क्वेश्चन बताइए एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस क्या बोले हैं? ये बताइए। वाह लाजवाब। क्या बोले हैं? एशिया का सबसे बड़ा बर्ड, हाँ बर्ड एटलस कहाँ खोला गया है या लॉन्च किया गया है? केरल में। बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन बताइए भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला लद्दाख के हेरले में। वहाँ पे कौन सा एक अभ्यारण्य देखिए? अरे चांगथांग, चांगथांग, ठीक ना क्या है? तो क्या बोले हैं भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ खोला गया रमेश बाबू? बस हेलने को गोली मार दीजिए। लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य में। कोई दिक्कत सूरज? नहीं। बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग बहुत टू अगला क्वेश्चन। ये बताइए विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड क्या बोले हैं? विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड कहाँ लॉन्च किया गया है या फिर किसने लॉन्च किया है? बहुत सुंदर, वर्ल्ड बैंक की लॉन्च किया है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के 2 नेशनल पार्क, एक एडा एलिफेंट करके कुछ नेशनल पार्क है। अब सुने बता रहे हैं विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जो जारी किसने किया है? वर्ल्ड बैंक ने। ये जारी किस लिए किया है? ये जारी किसने किया है? ये जारी किया है राइनो की संख्या में वृद्धि। राइनो मतलब गेंडा, ठीक ना? क्या बोले? हाँ क्या बोलिए, यानी कि क्या बोलिए कि हाँ गेंडा की संख्या में वृद्धि करने के लिए। और ये स्पेशली कहाँ के गेंडा के? साउथ अफ्रीका के गेंडा। साउथ अफ्रीका में अपना 2 अभ्यारण्य है, ठीक ना? क्या बोले हैं? अरे बहुत बढ़िया। क्या बोले हैं कि साउथ अफ्रीका में अपने क्या बोले कि 2 अभ्यारण्य है, उन्हीं दोनों के। एक अपना का चीज एडो एलिफेंट नेशनल पार्क, ठीक ना? क्या बोले हैं? एडो एलिफेंट नेशनल पार्क तथा ग्रेट रिवर नेचर रिजर्व, ठीक ना? तथा ग्रेट रिवर नेचर रिजर्व में, ठीक ना? तब एक क्वेश्चन क्या पूछे? क्वेश्चन ये पूछ सकता है पहले तो ये पूछेगा भैया ये बोलेगा कि विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक कहाँ लॉन्च किया है? बहुत गेंडों की संख्या में वृद्धि करने के लिए, ठीक है। किसके लिए? गेंडों की संख्या में वृद्धि करने के लिए। अब नहीं हुआ। अब एक मिनट बहुत, अब ये हो गया। अब अगला स्टेप पूछ सकता है कि कहाँ के गेंडों की संख्या में वृद्धि करने के लिए? साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के किस 2 अभ्यारण्य का नाम क्या है? बहुत हाँ एडो एलिफेंट रिजर्वर अपना हो जाएगा या नेशनल पार्क, ठीक है। एडो एलिफेंट नेशनल पार्क हो जाएगा। एक और अपना कौन हो जाएगा? नीपर नहीं बोले, सुनिए ग्रेट रिवर, ठीक ना? क्या बोले हैं? ग्रेट रिवर नेचर रिजर्वर के लिए। कोई दिक्कत? अब बोलो क्या क्वेश्चन है? ओह तो भैया IBRD तो उन्हीं ने उसका 5 संस्था मिलकर बना है। बस उसका 5 पार्ट है वर्ल्ड बैंक का। 5 को ना है वर्ल्ड बैंक का? 5 है ना जी? कौन कौन है जरा वर्ल्ड बैंक का 5 को संगठन का नाम बताइए तो कौन कौन है? वर्ल्ड बैंक का 5 को संगठन का नाम बताइए कौन कौन है? IBRD,
आईडी हो जाएगा, आईडीए, आईडीसी हो जाएगा, आईएमएफ हो जाएगा, आईबीआरडी हो जाएगा और मीगा हो जाएगा। मीगा, यही ना पांचों है। चले बहुत बढ़िया। तो जस्ट ये बात है, हाँ सिक्किम की राजकीय तितली कौन है जी? ये क्या नाम है इसका? ब्लू डी। ब्लू डी। हाँ ये तो बोले बहुत पुराना क्वेश्चन देखा, जून 2022 का, पिछले बार पढ़े तो वही है, ठीक ना। ये बताइए, हाँ सिक्किम का क्या बोले हैं कि राजकीय तितली का नाम क्या है? ब्लू डी। तो बताइए सिक्किम ने अपना, सिक्किम का राजकीय मछली किसको बनाया है? मछली भाई कैटल कैसे तो हुआ है? बहुत सारा, कौन बनाया है? कैटल के नाम, कैटल फिश को, ठीक ना, किसको? कैटल फिश को। बहुत बढ़िया। तो अगला लिस्ट बताइए, आती बताइए, लद्दाख का राजकीय पशु कौन है जी? लद्दाख में हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ। बहुत बढ़िया। राजकीय पशु बहुत, हाँ बहुत। अब वहाँ का पक्षी क्या है लद्दाख का? नेक, कौन तो काला गर्दन वाली नेक है, बहुत सुंदर। क्या तो नाम है उसका? बहुत सुने बता रहे हैं, नारे सुने बता रहे हैं, काले गर्दन वाला क्रेन है, ठीक ना, क्या बोले हैं? काला गर्दन वाला क्रेन अथवा सारस है। तो ये क्या बोले, लद्दाख का अपना राजकीय पक्षी अपना हो गया, लद्दाख का राजकीय पशु क्या है? हिम तेंदुआ अपना हो गया। और सिक्किम का क्या बोले हैं? सिक्किम का हम ये बोले हैं कि राजकीय तितली क्या है? तो कैटल है। और मछली कौन है? अरे मछली यार कैटल है, ठीक है। और तितली क्या है? ब्लू ड्यूक है, ठीक है। मछली क्या है? ब्लू ड्यूक है, ठीक है। बहुत बेहतरीन। तो अगला लिस्ट बताइए, कोआला भालू कहाँ पाया था? पहले बताइए। ऑस्ट्रेलिया में। बहुत सुंदर। कोआला भालू चर्चा में कहा है कि इसको देखिए अपना क्या कि विलुप्ति के कगार पर घोषित किया गया है। और कोआला भालू की खूबी यह है कि जानते हैं दिन में अपना ऊँगता है और रात में जगता है, ठीक ना। दिन में ऊँगता है, अरे हाँ यार ऊँगता है मतलब सोता है, वही ना, हिला दे तो माथा यार। बहुत बढ़िया। क्या बोले हैं? दिन में ये बंदा ऊँगता है और रात में क्या करता है? जगता है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अगला इस बताइए, विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश, उसका नाम क्या है? मेकांग नदी में है, कंबोडिया के मेकांग नदी में पाया जाता है। बहुत बेहतरीन, लाजवाब, बहुत सुंदर। क्या नाम उसका? स्टिग्रे, ठीक है। तो क्या बोले हैं, दुनिया के बताइए सबसे बड़ी फ्रेश वाटर मतलब ताजे पानी की मछली अपने एक मिली है, उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम है स्टिग्रे। और ये कहाँ पाई जाती है? मेकंग नदी, ठीक है। ओहो, कंबोडिया की। बहुत सुंदर। तो अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, बताइए मेकंग नदी जो अपना कितने देशों के से होकर गुजरती है? मलेशिया में नहीं बहती है। अरे कितने देशों से होकर गुजरती है आप ये बताइए? कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड। बहुत सुंदर। मेकंग नदी जो है अपना का जी 6 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। मेकंग नदी कितने देशों से गुजरती है? 6 देशों। कौन कौन भैया? म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया और चाइना, ठीक है। इन 6 देशों से होकर के अपना कौन नदी गुजरती है? मेकंग नदी। बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए अगर मलेशिया ना देगा, दूसरा दे, तब क्या कीजिएगा? हाँ, तो रमेश बाबू बता रहे हैं, नहीं थोड़ा सा एक बात बोलेंगे, पिछला बार जो 2446 में लड़का जो प्री दिए थे, बढ़िया। तो जस्ट एक बात बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए। ती बताइए, जब फ्रेश वाटर की मछली जब बात होगी तो जरा 2-4 फ्रेश वाटर का नाम बता दीजिए, फ्रेश वाटर मछली का नाम बता दीजिए। रेहू, कतला। हाँ तो ठीक है, तो ये फ्रेश वाटर में ना होती है? कौन? फ्रेश वाटर रहता ना। बहुत बढ़िया। उसके अलावा देखिए एक नया आप नाम ले लीजिए, कॉर्मन कॉर्प, ठीक ना। अब नया नाम ले लीजिए कॉर्मन कॉर्प, ठीक है। कॉर्मन कॉर्प, ठीक है। ये अपना क्या चीज़, हाँ ये भी जो अपना क्या चीज़ ताजे पानी की मछली, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। हाँ कॉर्मन कॉर्प, बहुत बढ़िया। तो देखिए अगला इस बताइए, चीता परियोजना। चीता परियोजना जब शुरू किया गया तो बताओ कालू राम कि चीता जो पहले किस देश से मंगाया गया है? नामीबिया से। टोटल काय गो वहाँ से मंगाया गया अभी? बहुत सुंदर, 8 गो। बहुत 8 लाया गया है अपना। कहाँ रखा गया है? मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क में। उसमें 5 फीमेल और 3 मेल है। तो अभी जो वर्तमान में जो चीता प्रेग्नेंट, जो चीतिन होली है, उसका फीमेल क्या होगा? मेल चीता भैया बोल लो, ठीक है। हाँ जो अपना मेल है, फीमेल चीता तेरी बेटी बोलो, ठीक है। क्या बोले? हाँ देखिए जो फीमेल चीता जो वर्तमान में प्रेग्नेंट है, उसका नाम क्या है? आशा, यानी कि होप। तुमसे उम्मीद किया जा सकता है कि तुम चीते को अपना क्या करो, आगे बढ़ा सको। तक बहुत बढ़िया हो गया ना।
बहुत नहीं, 12 और लाने की योजना है, ठीक है, 12 और लाने की योजना है, ठीक है। इसमें टोटल 50 ठो आने वाला है, जहाँ तक हम पहले पढ़े थे, इसमें नहीं दिया है हम। 100 पढ़े हैं, इसमें तो नहीं दिया है। और ठीक है भैया, इसमें नहीं दिया है। ओह फिर अब नहीं रुके, अब 110 अभी बढ़िया काम, इसको बुरा नहीं बोला जाए, बढ़िया काम है, लेकिन चाचा बड़ा मार्केटिंग ना कर लगे यही नहीं करा में कमी का का हो आ जाए। तो एक बात, कड्डावूर सिलेंडर लॉरेंस, ठीक ना, क्या बोले हैं, कड्डावूर सिलेंडर लॉरेंस अभ्यारण्य की कहाँ है जी? तमिलनाडु में। तो ये तमिलनाडु के किस जिला में? तमिलनाडु के डिंडीगुल में, ठीक है। सिलेंडर बहुत सुना, क्या है? बंदरे के प्रजाति के नाम पे बहुत बड़ा, जो कि कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु के बहुत, जो कि भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका में पाया जाता है, ठीक ना। क्या बोले हैं क्वेश्चन, फिर सुन लीजिए। कड्डावूर सिलेंडर लॉरेंस अभ्यारण्य, कड्डावूर लॉरेंस, सिलेंडर सबके घर यूज होता है ना, सिलेंडर से मार देना सिलेंडर, ठीक है, क्या मार देना है? सिलेंडर से सिलेंडर, ठीक है। कड्डावूर लॉरेंस सिलेंडर अभ्यारण्य, इसको भैया कहाँ लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु के डिंडीगुल जिला में। और लॉरेंस सिलेंडर क्या है? तो ये अपना एक बंदर की प्रजाति है, जो कि भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका में पाया जाता है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। एक हम लोग कहाँ तक पढ़ना था? तो 84 तो बोलिए दिए हैं, और ना 83 बोले ना। चलिए ठीक है, बाकी आए कहते 6 ना हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए कल हम लोग क्या रहेगा, 83 से लेकर के 83 तो हो गया, 84, 85, 86, 87, कल 88 तक कीजिए, ठीक ना, कल की तरह 88 तक कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, करंट अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको यहीं पर रोकते हैं और पढ़ते हैं अपना आगे, ठीक है। बहुत अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ना था ना जी, हिस्ट्री में कहाँ से पढ़ना था? नौसेना विद्रोह से ना। हाँ तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का करंट अभी यहीं हम लोग पूरा कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं वर्तमान में, हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री कहाँ से पढ़ना? लूसेंट से पढ़ना है, ठीक है। और देखिए एक चीज़ आप लोगों को लगता होगा कि बहुत कम लेकर चलते हैं, तो देखिए कम लेकर चलने का ये मुख्य वजह होता है कि फर्स्ट बात, अगर एक ही दिन में जब ज़्यादा लेकर चला है तो बोलिए क्या हो जाता है, कहने का मतलब एक बोलिए माइंड में नहीं बढ़िया सेटअप कर पाता है। कम लेकर चलिए, पहला बेनिफिट होगा। दूसरा बात है कि देखिए थोड़ा टाइमिंग का भी अभाव है। अगर जब बोलिए ज़्यादा लेकर चलने लगे तो एक वीडियो कितना घंटे का हो जाएगा? 3 से 4 घंटे, मतलब मिनिमम 3 घंटे का हो जाएगा मिनिमम। इसीलिए बोले हम इस तरह से ज़्यादा नहीं लेकर चलते हैं। तो अभी वर्तमान में कहाँ कर रहे हैं हम लोग? हिस्ट्री में, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दीपक जी, क्वेश्चन आपसे ये रहा, ये बताइए नौसेना विद्रोह कहाँ हुआ था? नौसेना विद्रोह कहाँ हुआ था? नौसेना विद्रोह कहाँ हुआ था जी? सब लोग मुंबई में, बहुत सुंदर। तो बताइए नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? MS खान। देखिए क्या हुआ था, 19 फरवरी 1946 को, ठीक ना, 46 से बना हो, 46 40, ठीक है, 46। ठीक है भैया, थोड़ा सोचना पड़ जाता है, नहीं तो गलती बोला जाएगा, ठीक है। ऐसे तो बोलते कोई गलत बोल देते हैं, इतना बोलना रहा तो क्या बोलेगा। देखिए नौसेना विद्रोह क्या बोले हैं कि भैया 19 फरवरी 1946 को मुंबई में किया गया था। और ये मुंबई में क्या INS तलवार में हुआ था, ठीक ना। किस में हुआ था? जहाज का नाम क्या था? INS तलवार में हुआ था। और ये इसका नेतृत्व जो अपना नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो MS खान ने, ठीक ना। क्या बोले हैं? नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? MS खान ने किया था। और ये विद्रोह किस लिए किया गया था? तो ये विद्रोह किया गया था अपना क्या चीज़, जो अंग्रेज सैनिक और जो अपना भारतीय सैनिक है, दोनों को क्या बोलिए भेदभाव, दोनों के बीच में जो अपना भेदभाव था उसको खत्म करने के लिए। और बात है वायु तो नौसेना विद्रोह, तो नौसेना विद्रोह को बताइए दमन या कमरने के लिए या फिर नौसेना विद्रोह को खत्म करने के लिए बोलिए भारत की तरफ से अपना कौन समझाने के लिए गए थे? बहुत बढ़िया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। क्या बोले? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्लस में इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, प्लस में इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना। ये हो गया नौसेना विद्रोह। वायुसेना विद्रोह, तो ये बताइए कालू राम, वायुसेना विद्रोह कहाँ हुआ था? कहाँ थे? 2 दिन करके आना है तो आप मत आइए, सीरियस बोल रहे हैं? अच्छा, कहाँ पर? कै दिन से कहाँ पर थे बाबू? हाँ 3 दिन से। बाकी तुम पिछला 10 दिन से कहाँ थे? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब देखिए तो वायुसेना विद्रोह, तो देखिए जब वायुसेना विद्रोह की जब बात करते हैं तो वायुसेना विद्रोह कहाँ हुआ था? कराची में। बहुत बढ़िया। आते हैं जस्ट टू द पॉइंट, अगला क्वेश्चन।
हाँ तो अगला क्वेश्चन बताइए। नहीं उसका तो भाई अभी तक हमें नहीं मिला है, उसका हमें अभी तक नहीं मिला तो कैसे अपने से नहीं बनाएंगे ना। बहुत बढ़िया, आप बताइए। बहुत सुंदर, क्या बोल रही बताइए, आप बताइए क्या है। अमित लोढ़ा बताइए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? डेट के साथ, आराम से, घबरा कर नहीं, आराम से बता दीजिए, बोलिए। बहुत सुंदर, आप बताइए। बहुत सुंदर। देखिए इसका बार बार बोलते याद करने का तरीका है। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को और 24 मार्च 1947 को माउंट बेटन में आया था, ठीक है। 24 मार्च 1947 को आया था, माउंट बेटन आया था। बहुत बढ़िया। वो तो मार्च 42 में 24 से हम एग्जैक्टली डेट बोल रहे हैं, ठीक है। तो मार्च में तो इससे बहुत सारा घटना हुआ है। मार्च 1931 में हुआ है, मार्च 1931 में ये हुआ है भैया, मार्च 1905 में ये हुआ है, मार्च 1904 में हुआ है। वैसे नहीं, मतलब एग्जैक्टली डेट क्या है, 24 मार्च 1946 और 24 मार्च 1947। तो 24 मार्च 1947 को कौन आता है? लॉर्ड माउंट बेटन में आता है, ठीक ना। क्या बोले, माउंट बेटन आता है। और यही क्या बोलिए कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन। बहुत बढ़िया। अब देखिए जब कैबिनेट मिशन की बात हो गई तो कैबिनेट मिशन बहुत सुंदर। तो कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे आप बताइए दीपक जी? हाँ, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? बहुत सुंदर, आप बताइए। अनूप जलोटा 3 ठो। बहुत बढ़िया। कैबिनेट मिशन कौन कौन 3 ठो सदस्य थे? पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टोपर्ट क्रिप्स। बहुत सुंदर। तो बताइए कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? बहुत सुंदर। क्या बोले, पैथिक लॉरेंस का क्या था? कैबिनेट मिशन की हम लोग बात करें। कैबिनेट मिशन की जब हम बात करते हैं, कैबिनेट मिशन भैया अपना कैसा था? 3 सदस्यीय था, ठीक है। इसमें अपना क्या चीज, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया था। और कैबिनेट मिशन को भारत में आने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत के लिए अपने एक अलग संविधान का निर्माण करना। तो क्वेश्चन ये है कि बताइए कैबिनेट मिशन ने भारत के विभाजन को स्वीकार किया था कि नहीं? बहुत सुंदर। कैबिनेट मिशन ने भारत के विभाजन को स्वीकार किया था कि नहीं? नहीं किया था, दे तोड़ दिया जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। कैबिनेट मिशन ने भारत के विभाजन को स्वीकार नहीं किया था। अब देखिए कैबिनेट मिशन जब 3 सदस्य बोल दिए तो कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे, स्टोपर्ट क्रिप्स थे तथा अलेक्जेंडर थे। तो जो अपने देखिए स्टोपर्ट क्रिप्स अपना क्या था? बहुत सुंदर, ट्रेड का जो अपना अध्यक्ष था, ठीक है। स्टोपर्ट क्रिप्स अपना क्या था? तो अपना क्या चीज, ट्रेड का अध्यक्ष था, ठीक है, व्यापार का अध्यक्ष। और यही पैथिक लॉरेंस क्या था? तो भारत सचिव था। पैथिक लॉरेंस क्या था? भारत सचिव था। और अलेक्जेंडर क्या था? नौसेना मंत्री था। क्या हुआ प्रसाद? कैबिनेट मिशन किसकी मतलब मार्गदर्शन में है? किसकी मार्गदर्शन में? पैथिक लॉरेंस का अध्यक्षता में। हाँ तो क्या हुआ? इसका अध्यक्ष था। ये जो स्टोपर्ट क्रिप्स था उस टाइम अपना क्या बोलिए भारतीय व्यापार बोर्ड का ये अध्यक्ष था, ठीक है। बहुत बढ़िया। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं? बहुत। हाँ तो ये बताइए कांग्रेस ने, ठीक ना, क्या बोले हैं, कैबिनेट मिशन को कब स्वीकार किया था? हाँ बताइए, एकदम बताइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कांग्रेस, ठीक है, 24 जून बोल दिए, मार देंगे, ठीक ना, क्या बोले। हाँ कांग्रेस अपना कब 24 अथवा 25 जून को स्वीकार करता है, ठीक ना, क्या बोले हैं, 24 अथवा 25 जून को स्वीकार करता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं टू द पॉइंट। हाँ तो देखिए कांग्रेस इसको 25 जून 1946 को एक्सेप्ट करता है, जबकि मुस्लिम लीग से 6 जून 1946 को ही स्वीकार कर लेता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। हाँ कांग्रेस से पहले ही मुस्लिम लीग अपने इसको एक्सेप्ट कर रहा था। भैया वो तो पहले सोच रहा था कि ना जो हमारे लिए अपना क्या चाहिए, अपना एक अलग चाहिए, अलग चाहिए, करिए, होना चाहिए ना। बहुत बढ़िया। अब देखिए जस्ट अगला जस्ट बात क्या कर रहे हैं, तो एक बात बताइए, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को। बहुत बढ़िया। क्या बोले हैं, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को कहाँ मनाया गया था? बस कलकत्ता में, ठीक है। और उस समय कलकत्ता में अपना कौन मुख्यमंत्री वहाँ का कौन था? बस सुधारवर्ती, ठीक है। हाँ ठीक है, शहीद सुधारवर्ती उस बंदे का पूरा नाम है, ठीक ना। तो उस समय वहाँ का अध्यक्ष कौन था? शहीद सुधारवर्ती। बहुत बेहतरीन। अगला इस क्वेश्चन बताइए, माउंट बेटन योजना कब पारित किया गया था? बहुत बड़ा।
माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को पारित किया गया और इसी में अपना क्या बोलिए, इसके पहले क्लिटीमेंट एटली थे ना, हो विस्टन चर्चिल क्लिटीमेंट है, ठीक है। क्लिटीमेंट एटली 20 फरवरी 1947 को घोषणा करता है कि हम लोग कि अपना क्या बोलिए जून 1948 तक, ठीक ना, क्या बोले हैं, क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लिटीमेंट एटली 20 फरवरी 1947 को घोषणा करता है कि इसके पहले जो घटना बता रहे हैं कि हम लोग भैया जून 1948 तक भारत को क्या करेंगे, आज़ाद कर देंगे। कहाँ आया था इस बार, तो चानी काटिए ना, बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन आएगा यहीं से, कहीं से नहीं देगा, बशर्ते ज़रूरत है कि अपना दिमाग और दिल दोनों खोल के पढ़ने का, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो क्या बोले हैं कि वो लोग घोषणा जून 1948 में स्वतंत्र कर दिया जाएगा, लेकिन बोलिए भारत के हालात को देखते हुए ये लोग समझ गया कि ना भैया इन लोगों को जल्दी से अपना आज़ाद किया जाए। इसीलिए माउंटबेटन को 24 मार्च 1946 को भेजा जाता है भारत का वायसराय, 24 मार्च 1947 को भेजा जाता है भारत का वायसराय बना करके, तथा माउंटबेटन प्लान, वही अन्य नाम बाल्कन प्लान भी है, और माउंटबेटन प्लान अथवा बाल्कन प्लान 3 जून 1947 को भारत के विभाजन के लिए अपना ला दिया जाता है। अब क्वेश्चन क्या होता है, तो देखिए जब भारत के विभाजन 3 जून 1947 को तो ला दिया गया, तो माउंटबेटन प्लान को, ठीक ना, माउंटबेटन प्लान को कांग्रेस के, ठीक ना, कल माउंटबेटन प्लान को कांग्रेस के समिति में, ठीक ना, या बोलिए कांग्रेस की बैठक में इसको प्रस्तुत किया गया था। तो ये बताइए इसको प्रस्तुत कौन किए थे? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसको प्रस्तुत गोविंद वल्लभ पंत किए थे, ठीक है, हाँ, इसको प्रस्तुत कौन किए थे? गोविंद वल्लभ पंत किए थे, ठीक है, इसको प्रस्तुत कौन किए थे? गोविंद वल्लभ पंत किए थे। जबकि इसका समर्थन कौन किए थे? बहुत सुंदर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बहुत बेहतरीन, हाँ, बहुत सुंदर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद समर्थन कर देते हैं, लेकिन समर्थन के साथ एक यही कहते हैं, ये देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसका शुरू से ही विरोध करते आ रहे थे, लेकिन हालात ऐसा हो गया कि बोले इनको क्या चीज़ समर्थन देना पड़ा। तब वही फिर कहते हैं कि कांग्रेस के पास इसको एक्सेप्ट करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, रास्ता भी नहीं है, ये हो गया। अब देखिए होता क्या है कि इसको कांग्रेस, ठीक है, ये बताइए इसका, तो हाँ, तो बाल्कन प्लान अथवा बोलिए माउंटबेटन प्लान का विरोध कौन करते हैं जी? इसका विरोध कौन करता है? ये पहले बताइए, एक मिनट होल्ड कीजिए, पढ़कर सब लोग आप लिए कौन करते हैं? सिंध प्रांत के नेता अपना कौन करते? अरे रुके भैया, भूलवा चले हम लोग के। सिंध प्रांत के नेता थे, रुके, देखिए पंजाब प्रांत के अपना नेता थे सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। फिर अपना क्या बोले हैं कि हरफिजूर रहमान इसका विरोध करते हैं, सैफुद्दीन किचलू हो गए, हरफिजूर रहमान अपना हो गए। उसके अलावा अपना क्या हो जाएंगे, उसके अलावा क्या बोले हैं, मोतीलाल भिंडवानी, ठीक ना, मोतीलाल है ना जी, रुकिए देख लेते हैं, चौथराम भिंडवानी, ठीक ना, क्या बोले हैं, चौथराम भिंडवानी। अतः क्या सिंध प्रांत के नेता थे क्या, पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है, सिंध प्रांत के नेता कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। ये चारों लोग इसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं, ठीक है। अब देखिए जब ये क्या बोले हैं कि कांग्रेस के बोलिए अपना जब मंच में जाता है, ठीक ना, कभी जब कांग्रेस के यहाँ जब पास कराने के लिए जाता है, तो इस पर जानते हैं 161 लोग इसका विरोध करते हैं। इन चारों मुख्य के अलावा जो अपने जितने सदस्य थे उसमें 161 लोग इसका विरोध करते हैं कि भारत का बंटवारा नहीं होना चाहिए। लेकिन सिचुएशन ऐसा प्रत्यक्ष करवाई दिवस में हुआ था क्या, 16 अगस्त 1946 को जब बोलिए कैबिनेट मिशन आया, और जब ये बोलिए कि भारत का बंटवारा नहीं होगा, तो ये बोलिए मोहम्मद अली जिन्ना का बोलिए माइंड था ये कि इतना बोलिए मारा काटी किया जाए कि इसको ये करना ही पड़े। पेशावर में बोलिए इतना लाश गिरा दिया गया, और सबको बोलिए ट्रेन में भर भर के इतना बोलिए लाश गिरा दिया कि ट्रेन में भर भर के बोलिए अपना इधर भेजा जाने लगा। हाँ, शुरू में वही दिखाया गया। हाँ, उसमें क्या किया है भैया कि इतना बोलिए खचा बोलिए आदमी को काटा जाता है। लास्ट में यही लोग कहते गांधी नेहरू पटेल कहते हैं ना भैया आप कर दा, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी विरोध करते आ रहे थे, लेकिन अब कह रहे कि ना मार काट से बढ़िया अगर मान लीजिए हमारे भाई विकास हो गए, अब विकास कहें कि ना तू हमारा के दुआ कहें कि नहीं बाबू इसे नहीं रहना चाहिए, तब विकास के ना दे तो तारा के काटम, तो भैया यही ना, बाकी ले यही ना है, ले ससुर अगर तुमको उसी में खुश है तो तुम लोग। अब वही देखिए पाकिस्तान को धर्म के नाम पर बनाया, और देखिए ससुरा जो करा लेकर डुबा दिला सब। तो ये अपना क्या बोले हैं, देख बहुत मतलब हम लोग पॉइंट पर थे इसके विरोध करने वाले। तो इसके विरोध करने वाले में कौन कौन बोले भैया, पुरुषोत्तम दास टंडन थे,
ठीक है, पुरुषोत्तम था, हरफिरजू रहमान थे, सैफुद्दीन किचलू थे, चौथा मिंडवानी थे, ये सभी लोग विरोध करवाते हैं। अब देखिए जब मुस्लिम लीग के अपने सदस्यों में 500 लगभग 500 सदस्यों के द्वारा पारित किया जाता है 400, ये 400 सदस्यों के द्वारा पारित किया जाता है। 400 में केवल 10 लोग बोलता है कि इसका बंटवारा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाकी 390 से उसका था बंटवारा ही होना चाहिए। तो लो आज बंटवारा होना चाहिए, तो लो तो बहुत। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान हम लोग का जो बेटा है, नहीं पाकिस्तान हम लोग का बेटा है, अब बेटा जो है अपना नल्ला हो गया है। हाँ बेटा जो अपने क्या नल्ला हो गया है। नल्ला भाई क्या हो गया है? हाँ वो देखिए निकम्मा क्या हो गया कि वो ससुर क्या करे, फूसिए क्या करे, बमबारी करेगा, दूगो फूस यहाँ दूगो फूस वहाँ, सपना देखता है कश्मीर का लेने का। पहले धोती कुर्ता पहले तो बढ़िया से पहन, पैजामा तो बढ़िया से पहन, भूखमरी मिटा, तो अब इस सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी देखे अगर किसी का हड़पना अब तो फिर कहिए कि नहीं अब हड़पेंगे, तब ना, नहीं तो कहवा कि देह में जानी हड़पेंगे का, ये तो अपना हो ही गया। अब बात क्या करते हैं कि देखिए तो 3 जून अपना क्या बोले माउंट मेंटेन प्लान आता है, ठीक है, 3 जून को माउंट मेंटेन प्लान आता है। फिर अपना कांग्रेस की कमेटी में आता है तो कौन कौन इससे सपोर्ट करते हैं, कौन प्रस्तावित करते हैं, ये सब बोले दिए। फिर मुस्लिम लीग में जाता है तो कितना लोग विरोध करते हैं, इधर से कितना लोग विरोध करते हैं, ये सब बता दिए। अब होता क्या कि देखिए फाइनली अब भारत को आज़ाद करा दिया ना। तो देखिए जब फाइनली भारत को आज़ाद करा कहती है, बताइए भारत को स्वतंत्र कराने के लिए विधेयक, ठीक ना, कब लाया गया था? 18 जुलाई 1947। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन। 4 जुलाई, बहुत सुनिए, 4 जुलाई 1947 को क्या कहता है भैया, विधेयक लाया जाता है कि इंडिया को क्या किया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए। और वही क्या बोलिए कि 18 जुलाई 1947 को फाइनली मुहर मार दिया जाता है कि इंडिया को स्वतंत्र कर ही दो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बेहतरीन। तो यहाँ से भारत को आज़ाद करा दिए ना। अब आते हैं तो भारत को आज़ाद कर दिया ही मैं कहा कि हाँ कंगना जी, भारत को तो आज़ादी मिलल 2014 में। वो कुकरी को क्या बोले और नहीं बोले, तो कुकरी है, स्पष्ट बोलते हैं। चलिए भैया बहुत बढ़िया। ताई हम अगला क्वेश्चन बोलते हैं। हाँ ये बताइए अब हम लोग, चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, शुरू करें अब क्या चीज़, मिश्र धातु, ठीक है। मिश्र धातु पढ़ना था नहीं, तो देखिए पीतल किसका है? तांबा जस्ता। सुनिए पीतल, डच मेटल, मुंज मेटल, ये सभी क्या है? तांबा तथा जस्ता का, ठीक है। ना 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 ना, डेल्टा मेटल किसका है? बहुत डेल्टा मेटल जो ताजा फीका है, तांबा जस्ता एफी यानी कि लोहा, ठीक है। डेल्टा मेटल किसका है? ताजा फीका, ठीक है। तो आप बताइए गन मेटल किसका है? गुरुदेव, गुरुजी। बहुत सुंदर, बोलिए। बहुत सुंदर, आप बताइए हो अंकित उजाला। बहुत सुंदर, ताजा टी बता देते हैं। गन मेटल में क्या लगेगा भैया? ताजा टी लगेगा, ठीक ना। अब तो गन मेटल तो अभी बोल रहे हैं, हाँ अभी बोल रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। गन मेटल में क्या बोले हैं? बात सुनिए, ताजा टी में क्या बोले हैं? ताजा टी। ताजा टी गन मेटल में क्या होना चाहिए? ताजा टी, यानी कि तांबा जस्ता और टी। अब यही कह दे फोड़ देंगे तुरंत। हाँ तांबा जस्ता और टीन, बहुत बढ़िया, कोई समस्या नहीं। अब तो हुआ भैया ताजा टी अपना हो गया। अब हम लोग बात करें किसकी, अब हम लोग देखिए टू द पॉइंट बात अपना हो रही है भैया का जर्मन सिल्वर। तो बताइए वो कौन सा धातु है जिसमें सिल्वर नहीं होता है? जर्मन सिल्वर में, ये भुलवाने के लिए देता है। बहुत सुनो, तो देखिए जर्मन सिल्वर किसका है? ताजा नी का है, ठीक ना। गन मेटल ताजा टी का है, जबकि जर्मन सिल्वर किसका है? ताजा नी का है। तांबा जस्ता और निकल, तांबा जस्ता और निकल, कोई समस्या नहीं। बहुत बढ़िया। तो आप बताइए रोल गोल्ड किससे बनाया जाता है? दीपक जी। बहुत सुंदर, क्या बोला कॉपर जस्ता? क्या बोला है? सीधा आपको 50 लाख देंगे। कॉपर और एल्युमिनियम का होता है, ठीक है। तो रोल गोल्ड किसका होता है? बताइए। झूठा सोना या फिर, हाँ झूठा सोना किसे कहते हैं? आयरन पैराइड्स, यानी कि Fe2S। अरे हाँ FeS2, ठीक है बॉस, क्या बोला है? FeS2। चलिए बहुत बढ़िया। तो अगला टेस्ट बताइए। ओहो, हम मोनल मेटल किसका है जी? मोनल मेटल किसका है? मोनल मेटल है
बहुत बेहतरीन। मोनो मेटल मूर्ति बनाने का काम आता है। मोनो मेटल किसका है? कॉपर एवं निकल का है, ठीक है। मोनो मेटल किसका है जी? कॉपर एवं निकल का, ठीक है। मूर्ति का जानते इसका आभूषण बनाने में, जो नहीं कहते हैं नॉर्मल आभूषण बनाने में, उसमें भी आता है, ठीक है। क्या चीज मोनो मेटल में फी नहीं? अरे भैया मोनल मेटल में कॉपर एवं निकेल होता है, ठीक है। और डेल्टा मेटल में तांबा जस्ता और एफी ना होता है। कोई समस्या? बहुत बढ़िया। तनी देखा होगा में बाड़ी जा बुजुर्ग। तो टाका किसका मिश्रण है वो अंकित उजाला? टाका बहुत टाका अपना किसका? टीसी का, टीन और शीशा का, जिसमें टीन कितना % होता है? बहुत टीन कितना % होता है जी? बहुत टीन जो अपना का 67 यानी 67%, और अपना टीसी और शीशा 33%। बहुत बढ़िया। तो अगला जैसे बताइए ड्रूमलिन। ड्रूमलिन किसका मिश्रण है? एल्युमिनियम और देखिए इसमें क्या रहता है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का मिश्रण है। बहुत सुन, ड्रूमलिन जो है एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, ठीक ना, और मैग्नीज का। मैग्नीज तांबा नहीं, मैग्नीज। अरे हाँ भैया मैग्नीज तो हम बोलिए रहे हैं। सुने चुपचाप, हाला मत करो, सुनो। एल्युमिनियम बोले हैं, मैग्नीज बोले हैं, फिर अपना मैग्नीज अपना बोल दिया ना। सुनिए, एल्युमिनियम बोल दिया, कॉपर बोल दिया, मैग्नीज बोल दिए, और एम से क्या? हाँ अब मैग्नीशियम, ठीक है, और मैग्नीशियम है। ड्रूमलिन किसका है? मैग्नीशियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम और कॉपर का। तो ये बताइए टाइप मेटल में कौन कौन है जी? हाँ पीबी, बस पीबी, एसबी और एस है। टाइप मेटल जो है, चुप रहना, टाइप मेटल जो है सुने पीबी, एसएन और एसबी। एसबी से क्या हो जाएगा? टीन, एसबी से एंटीमनी, ठीक है, एसबी से एंटीमनी। अब पीबी से अपना शीशा हो जाएगा, ठीक है। पीबी, एसबी और एसएन, एसएन से टीन, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। तो अगला इस बताइए, हाँ कॉन्स्टेंटन किसका है? कॉन्स्टेंटन जो मेरा तांबा निकल का नहीं है। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए इस्पात, हाँ क्या? हाँ बोले हैं ना, कॉपर निकल, मोनल मेटल, हाँ मोनल मेटल भी है। मोनल मेटल ये अपना किसका है? तो अपना कॉपर तथा निकेल का ही है। और ये हाँ हाँ सही में एफी होता है। तब इसी बात पे जरा चेक कीजिए, तो हमें तो आज तक नहीं मिला उसका। चलिए अब हम लोग कहाँ थे, आगे आ जाए ना। तो ये बताइए इस्पात जो अपना किसका किसका मिश्रण होता है? इस्पात देखिए आयरन, देखे बहुत सुंदर। इस्पात जो होता है वो आपका क्या चीज़? केवल लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है, ठीक है। इस्पात जो क्या बोले? केवल लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। और स्टेनलेस स्टील जब बोलेंगे तो वो ना लोहा, क्रोमियम और निकेल का। तो एक बात बताइए, इस्पात में कार्बन का मात्रा कितना रहता है? इस्पात में कार्बन का मात्रा हाँ 0.0 एक मिनट, कितना बोले? बहुत आधा से 1.5, यानी कि 0.5% से 1.5% तक, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अब देखिए बताइए, हाँ एनिलीनिंग किसे कहते हैं? एनिलीन किसको कहते हैं जी? अम्लगम किसे कहते हैं? वैसे धातु जिसमें पारा पाया जाता है उसे, जिसमें पारा पाया जाता है उसे अम्लगम कहा जाता है। ये बताइए अम्लगम किन किन धातुओं में पाया जाता है? हाँ नहीं पाया जाता है। लोहा है, प्लेटिनम है, कोबाल्ट। बहुत सुंदर। और कौन है रे बाबा? सुनिए बता रहे नहीं, उसको नहीं, बहुत नहीं। देखिए क्या, अरे मार्कर हम उठाने आया, देखिए मार्कर बोले भाई, देखिए तो हाँ देखिए क्या बोले हैं कि जो अपना ये किसको बोले थे हम? अम्लगम। अम्लगम में क्या कर रहे ना भैया? KPL, ठीक है। कोबाल्ट, प्लेटिनम,
लोहा टंगस्टन निकल, ठीक है। यानी KPL TN में अपने क्या चीज हम लोग हम नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या पढ़ना है जानते हैं, कुछ प्रमुख विस्फोटक पढ़ना है। विस्फोटक पढ़ लिया है ना? हाँ, तो आइए तब विस्फोटक पढ़े। तो विस्फोटक में कहो 6 या 7 तो पढ़ना ही ना। क्या हो गया, बोलिए बोलिए। अरे बोला बोला। हाँ, कोबाल्ट, प्लैटिनम, लोहा, टंगस्टन, निकल। KPL कैसे बना? BPL का भैया छोटा भाई है KPL। BPL का ना BPL APL का नाम सुना है ना, तो वही BPL का नाम बन गया है KPL, ठीक है। और उसमें क्या TN डाल देना, ठीक ना। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब आप लोग क्वेश्चन आप लोग जरा ये बताइए हमें, और क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन के ऊपर 1 लाख का ये है। हाँ, प्रमुख विस्फोटक। तो विस्फोटक में जब डायनामाइट के खोज कौन किए थे? हो अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट कब खोज किए थे? अच्छा, 1967 में। सही में? हाँ हाँ, अरे 1867, ठीक है भाई, क्या इतना कन्फ्यूज कर रहे हैं। सुनिए, डायनामाइट, देखिए डायनामाइट की खोज अपना क्या बोलिए स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, ठीक है। और डायनामाइट को क्या बोले हैं कि बताइए। हाँ, तो डायनामाइट में अपना क्या मिलाया जाता है? ट्राई नाइट्रो क्या चीज़? नाइट्रोग्लिसरीन प्रयोग किया था, लेकिन वर्तमान में नाइट्रोग्लिसरीन के जगह पर सब चुप हो गया। सोडियम का प्रयोग किया था। वर्तमान में नाइट्रोग्लिसरीन के जगह पर किसका प्रयोग किया था? निस सोडियम का प्रयोग किया था। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। और कालूराम कैसा तबीयत है? बहुत सुंदर। तो अगला जस्ट क्वेश्चन आप ही से है। अगला जस्ट क्वेश्चन आपसे ये है कालूराम, ये बताइए TNT का जरा फुल फॉर्म बता दीजिए आप। TNT का फुल फॉर्म बता दो रे बाबा। बस शर्म भी करना चाहिए कि लल्लू पंजी क्वेश्चन को बोलते हैं हम बताएं। अरे क्वेश्चन में ऐसा भैया बोलो जिसमें दम हो और उसमें बोलो, तब ना मजा आएगा। बोलिए भानु। बहुत सुंदर, भानु बोले कितना बढ़िया लगा। ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। तो आप बताइए, आप ममता प्रसाद, TNT में विस्फोटक पदार्थ मिलाने के लिए किसका प्रयोग किया था? TNT में नहीं, हाँ TNT में ही। TNT में विस्फोटक पदार्थ मिलाने के किसका प्रयोग किया था? अब ये बताओ, क्वेश्चन यही है। TNT में विस्फोटक पदार्थ मिलाया, ठीक है। एल्युमिनियम के चूर्ण और सोडियम के चूर्ण का प्रयोग करते हैं। बहुत सुंदर, सीधा 50 लाख देना, इसीलिए ना बोलते किससे नहीं। 50 लाख बोल दिए यार, एडवांस हो गया। 50 लाख हो गया, अब 1 लाख की बात बोल रहे हैं। सुनिए, जब हम ये बोल दिए आपको, देखिए क्वेश्चन भी मतलब होती है विस्फोटक क्षमता में, तो यही अपना TNT का ही होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसी TNG की। तो TNG के चलिए फुल फॉर्म बताइए, ये क्या है? बब्बर से बोलिए। क्या है, नहीं पढ़ कर आए थे? बहुत बढ़िया। आप बताइए कालूराम, TNG का फुल फॉर्म बताइए। बहुत सुंदर, TNG का फुल फॉर्म बताइए गोपाल जी। बहुत सुंदर, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। तो देखिए ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, अब बताइए आप। इसी को नोबल का तेल कहते हैं। अब बिल्कुल बिल्कुल, इसी को नोबल का, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन में नोबल का तेल कहते हैं। और ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो अपना एक एस्टर है, ठीक है। हाँ, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? अपना एक एस्टर है। अब चलिए बताइए अंकित उजाला, TNP का फुल फॉर्म बताइए। TNP का, TNP आप बताइए विकास जी, TNP का फुल फॉर्म। अरे ट्राई नाइट्रो बोलो। बहुत सीधा 50 लाख दो तो। क्या बोलिए रमेश बाबू? बहुत सुंदर, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। क्या बोले हैं? ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और अरे हाँ भैया, पी बोले हैं। तो TNF होता है क्या कि TNP ना होता है? TNP। तो TNP को क्या बोलते भैया? ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक फास्फोरिक अम्ल करके इसी का रहता है। नहीं नहीं, वो क्या है? TNP को क्या कहता है? पिक्रिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल है। हाँ, ट्राई नाइट्रोफिनॉल को क्या कहते हैं? पिक्रिक अम्ल, ठीक है। तो देखिए क्या हम लोग देख लिए, डायनामाइट देख लिए, TNT देख लिए, TNG देख लिए, TNP देख लिए। अब एक बचा है RDX। RDX बताइए। तो रुकिए, तो RDX का अन्य नाम क्या है बताइए आप? हाँ भैया, वैज्ञानिक के नाम बताओ ना। एक वैज्ञानिक नाम। हाँ चलिए, ठीक है, कोई हाँ बोलिए बोलिए, हाँ प्रचलित नाम बोलिए RDX का। हाँ बोलिए क्या? हाँ बोलिए अनूप जी। बहुत, इसे प्लास्टिक विस्फोटक के नाम से आता है, ठीक है। इसे प्लास्टिक विस्फोटक के नाम से आता है। अब बताइए रमेश जी, RDX का फुल फॉर्म बोलिए।
बहुत सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, ठीक है, इसे प्लास्टिक विस्फोटक के नाम से जाता है। तो आप बताइए गोपाल जी कि इसे इटली में किस नाम से जाना जाता है? यानी कि RDX को, हाँ बहुत, अरे बली जा भी है ना जी, बहुत बढ़िया। तो इसे क्या बोले हैं, हाँ, कि इसे इटली में किस नाम से, T4 के नाम से, और जर्मनी में किस नाम से, हेक्साजोन, बहुत बढ़िया। और अमेरिका में किस नाम से, साइक्लोनाइट, अमेरिका में साइक्लोनाइट। अब बात है, RDX से विस्फोटक क्षमता बढ़ाने के लिए किसके चूर्ण का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम के चूर्ण का, बहुत बेहतरीन। अब आते हैं हम लोग क्या चीज़, एक अपना बच गया है बारूद। तो बारूद पहले बताइए बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हो शिव कुमार जी, बारूद बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आएगा आ जाएगा, रोजर बेकर खोज किया था। बोलिए, बारूद बनाने के लिए किसका प्रयोग किया था? बहुत भानु, बारूद का खोज कौन किया? बहुत सुंदर, बारूद का खोज जो अपना रोजर बेकन किया है। इसको बनाने में सोचा सल्फर, यानी कि सोरा, चारकोल और सल्फर। तो सोरा किसको कहते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट को ही ना, साल्ट पीटर, ठीक है, सोरा तो साल्ट पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट को ही कहते हैं। और बारूद का क्या बोले हैं? सोचा सल्फर के रूप में किसका प्रयोग, सोचा सल्फर का प्रयोग किसको बनाने में? बारूद को। और बारूद की खोज किसने किया था? रोजर बेकन ने। तो क्वेश्चन अब यह है कि बारूद का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? बहुत सुंदर, अंग्रेजों द्वारा यूनान के विरुद्ध पहली बार प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो ये बताइए भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था? मालूम रहा लोग गलती मारे वाला राजा, यही से पूछला। बहुत सुंदर, बहमनी साम्राज्य में किसने प्रयोग किया था? बुक्का प्रथम के विरुद्ध मोहम्मद प्रथम ने किया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हम लोग केमिस्ट्री पढ़ लिए ना। तो आइए तभी से अपना देखा, हम क्या देख लेते हैं, हम लोग अपना होमवर्क देख लेते हैं। तो देखिए कल आप लोग का होमवर्क में क्या है, देखिए कल आप लोग का होमवर्क में क्या है जानते हैं? पहले जो साबुन है अपना वो देख लेना है, साबुन, डिटर्जेंट, सीमेंट, केमिस्ट्री बोल रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, साबुन, डिटर्जेंट, सीमेंट, एंड उसके पश्चात आप लोग, हाँ कल आप लोग एक काम कीजिएगा कि कल आप लोग कृत्रिम मधुरता, हाँ कांच और एक दिन पढ़ा दीजिएगा, ठीक है, फिर अपना एक दिन इसको, हाँ सुनिए कल आप लोगों को क्या पढ़ के आना है? कल आपको लोग पढ़ के आना है, अरे उसके नीचे से भाई, और कहाँ से? बारूद के नीचे से साबुन है, ठीक ना। कल आप लोगों को केमिस्ट्री में साबुन से लेकर के, ठीक ना, और बोलिए कृत्रिम मधुरक को भी पढ़ लेना है, ठीक ना, यानी कि कांच से ऊपर तक, ठीक है, साबुन से लेकर के कृत्रिम मधुरक तक क्या करना है? पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। तो चल, और हिस्ट्री में नहीं बोले हैं आप लोग, भी पूछे नहीं हैं? अरे वो तो एकदम स्पष्ट बोलेंगे। हमारा लगता है कि अगर बोलिए पूरा, अगर ससुराल में बोले पढ़ने में दहेज में सबसे बड़ा नाम किनका आएगा, तो हई ग्रुप से बड़ा किसी का नाम नहीं आ सकता है। इस ग्रुप से बड़ा दहेज नाम कोई नहीं आएगा। हाँ बहुत बढ़िया। कल देखिए क्या पढ़ना आप लोग को, भारत को आज़ाद करा दिया ना जी आज। कल आपको पढ़ना है महात्मा गांधी तो हरिजन सेवक संघ से लेकर के, ठीक ना, हरिजन सेवक संघ से लेकर के आप लोग को, हाँ जितना ऑनलाइन है आप लोग कल सब पढ़ लीजिएगा। यानी कि भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन संस्थाएं से पहले तक, यानी कि यहाँ से लेकर के हरिजन सेवक संघ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, हरिजन सेवक संघ से लेकर के यहाँ तक सब देख लिया। आप भी देख लीजिए डियर व्यूअर्स। हाँ महात्मा गांधी के बारे में नहीं पढ़ना है? हाँ काहे नहीं पढ़ना है, एकदम पढ़ना है। जब वहाँ से वहाँ तक बोल दिए तो सब आएंगे। अब आते हैं हम लोग कहाँ जी? SPD, बहुत बढ़िया। रमेश बाबू आपका मोबाइल कहाँ है? ओ बहुत सुंदर। हाँ तो ये बताइए, देखा बहुत बढ़िया। हाँ तो ये बताइए हो, मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? प्रसाद बोला। हाँ देखा इतना 10 मिनट बस। अरे घोंगा, सीपी, पिंटोड, घोंगा, सीपी, मोती, पिंटोड, ठीक है, कैक्टन, हाँ कैटल नहीं कैक्टन, ये सभी के सभी किसी मोलास्का ग्रुप में। तो आप बता दीजिए कालू राम, मोलास्का ग्रुप जो अपना काची बोले शोषण किससे करता है, केवल यही बताना है। अरे विशाल बता दो। हाँ
नेफ्रेडिया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गिज तथा टिनिडिया से, ठीक है। चलिए इसको करते खत्म। अगला ओह, सिराएं द्वारा कैसा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध। कैसा? अशुद्ध। का है विशाल, आप यहाँ आप बाबू आगे आओ, इधर आओ। का है पीछे बैठे हो? इधर मेरा हीरो लड़का है बैठा, बहुत बढ़िया। तो कैसा होता है? अशुद्ध रक्त होता है ना। तो चलिए तो आज परिसंचरण में ना, आज क्या बोला है? तो परिसंचरण तंत्र पढ़ लिया जाए ना, मन है कि नहीं? आइए तो ये देखिए, पहले बोलते हैं परिसंचरण, पहले कहते हैं किसको, पहले ये देख लिया जाए। अब बताइएगा रूम चलोटा, परिसंचरण किसको कहते हैं बताइएगा। ओपे, परिसंचरण किसको कहते हैं आप ये बताइएगा, बोलिए। हाँ क्या हो प्रसाद, परिसंचरण किसको कहते हैं? हाँ भैया बता रहे हैं। परिसंचरण देखिए उसको कहेंगे ना, ब्लड का जो हमारे शरीर में, हृदय से हमारे शरीर के अंगों तक, अच्छा, और फिर अंगों से हृदय में शुद्ध आना, शुद्ध होने के लिए फिर आना वापस। बहुत बेहतरीन, मतलब ब्लड का, अरे लाजवाब, बहुत सुंदर। देखिए कहते हैं किसको परिसंचरण, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान रखिए, ठीक ना। परिसंचरण किसको कहते हैं? अरे बाबा आप सही बोले, गलत बोले। बढ़िया, सही है, सही है। देखिए परिसंचरण किसको कहते हैं, तो बस परिसंचरण जानते हैं हमारे शरीर में, ठीक ना, क्या बोले, हमारे शरीर में रक्त का, बोलिए, हृदय से शरीर की तरफ जाना और फिर शरीर से पुनः हृदय की तरफ आना ही क्या कहलाता है? परिसंचरण। तो अब देखिए परिसंचरण, तो यहाँ तक बोलिए कोई समस्या नहीं है? समस्या है नहीं। अब देखिए जब परिसंचरण की बात करते हैं, परिसंचरण हम लोग क्या क्या पढ़ना है, तो परिसंचरण में जानते हैं हम लोग को मेनली 3 बातों का, बोलिए, ध्यान रखना है, ठीक ना। क्या बोले हैं? परिसंचरण में हम लोग को 3 बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो भैया 3 नहीं 4 बातों का। तो कौन कौन 4 बातें हैं जी? देखा कोई ये बोलिए नहीं रहा है। एक अपना हृदय पढ़ना है, दूसरा अपना रक्त पढ़ना है, तीसरा अपना सीरा पढ़ना है, और चौथा अपना धमनी पढ़ना है। बस यही देखिए, अगर जब 4 चीज़ हम लोग पढ़ लेंगे तो यहाँ से क्या, हाँ, तो यहाँ से अपना क्या हो जाएगा? परिसंचरण चैप्टर क्या हो गया? खत्म हो जाएगा, ठीक है। परिसंचरण चैप्टर अपना क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो चलिए आइए तब टू द पॉइंट अपना शुरू किया जाए ना। अरे बोलिए तो बाबा, शुरू किया जाए, बहुत बेहतरीन। तो देखिए जब शुरू किया जाए तो सबसे पहले हम किसके बारे में बोले हैं? हम बोले किसके बारे में? हृदय। देखिए हृदय, हृदय की जब बात करते हैं, मानव शरीर का क्या बोलिए, हृदय जो अपना सबसे व्यस्त अंग होता है, ठीक ना। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन होता है? हृदय होता है। और हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है, ठीक है। हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। यहीं पर अपने क्या होता है, यहाँ पर बोलिए ब्लड आता है। और जैसे इसका जानते हैं, हृदय का आकार मुट्ठी के आकार का होता है। ये क्या करता है? सीधा सीधा इस तरह से लेकर के इस तरह से अपना, हाँ, ब्लड को क्या एकदम खचाक से भेजता है। क्या करता है? खचाक से भेजता है। कैसे? खचाक से भेजता है। हाँ, एक बार लेगा, एक बार खचाक से भेजेगा, लो भैया फेंक दिए, इस तरह से क्या करता है? अपना हृदय भेज देता है। तो देखिए अब यहीं पर देखिए बात आता है, तो अपना हृदय की बात वहीं पर खत्म कराते हैं। हृदय में देखिए, तो हृदय बताइए किसके हवाओं से सुरक्षित रहता है? पेरिकार्डियम। बहुत सुंदर, बस पेरिकार्डियम नामक ये थैलिक से क्या रहता है? अपने उससे सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो पेरिकार्डियम से ही। तो अब देखिए अपना हृदय पढ़ लिए, तो जब हृदय पढ़ लिए तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? रक्त। रक्त को बाद में कर लेते हैं, रक्त को विशेष उसको डिटेल्स पढ़ा देंगे। अब पढ़ रहे हैं हम लोग किसके? तो अब पढ़ रहे हैं क्या चीज़? सीरा। सीरा कहाँ से कहाँ चलता है? तो शरीर से, ठीक ना। क्या बोले हैं? सीरा जब अपना क्या बोलिए, शरीर से अपना हृदय की तरफ आता है तो सीरा होता है। तो एक बात बताइए, जब शरीर से हृदय की तरफ आएगा तो शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा? अशुद्ध होगा। यानी कि सीरा में कैसा ब्लड होता है? अशुद्ध ब्लड। सीरा में कैसा ब्लड होता है? अशुद्ध ब्लड होता है। अब क्या होता है? धमनी। धमनी भैया जब क्या करता है, तो ये बताइए धमनी क्या करता है? हृदय से शरीर की तरफ चलता है, ठीक है। कहाँ चलता है? हृदय से शरीर की तरफ। तो धमनी में कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये अपना हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ आप लोग बताते हैं। 2 चीज़ क्या ध्यान देना है? पुलोनमरी धमनी तथा पुलोनमरी सीरा, ये दोनों इसका अपवाद है। सीरा में हम क्या देखें हम लोग? अशुद्ध रक्त। जबकि यही अगर पुलोनमरी सीरा का तो क्या हो जाएगा? शुद्ध रक्त। अब पुलोनमरी धमनी क्या हो जाएगा? अशुद्ध रक्त। पुलोनमरी धमनी में कैसा? अशुद्ध रक्त। बहुत बढ़िया। तो बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन है? महाधमनी, एरोटा। बहुत बढ़िया, इंग्लिश हो गया, बहुत बढ़िया। तो क्या, हाँ, क्या बोले? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन है? एरोटा। तो महाधमनी। तो अब क्वेश्चन अब ये आता है कि देखिए
हाँ, एक और देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि हाँ प्लोनमरी सिरा बोले है ना, तो ये बताइए प्लोनमरी सिरा कहाँ से कहाँ चलता है, ये जरा हमें बता दीजिए। प्लोनमरी सिरा ना हृदय से शरीर की ओर चलता है। नहीं, आप बताइए रमेश बाबू। बहुत सुंदर। हम पता है प्लोनमरी सिरा कहाँ चलता है? हृदय से फेफड़ा की ओर, हृदय से फेफड़ा की ओर। हाँ बाबू बोला। हाँ बहुत सुनिए, प्लोनमरी सिरा जो है ये अपना फेफड़ा से बाएं आलिंद में चलता है। प्लोनमरी सिरा अपना फेफड़ा से बाएं आलिंद चलता है, ठीक है, से बाएं आलिंद। जबकि यही अगर कह दे कि प्लोनमरी धमनी कहाँ से कहाँ चलता है रे बाबा, दाहिना आलिंद से फेफड़ा चलता है का? ये जो है दाहिने निलय से फेफड़ा तरफ चलता है, ठीक है। प्लोनमरी धमनी कहाँ से चलता है, तो भैया का दाहिने निलय से फेफड़ा के तरफ हो गया। और देखिए टू द पॉइंट मजे की बात क्या आती है, एक आता है हमारा दाएं आलिंद तथा दायां निलय। तो देखिए दाएं आलिंद तथा दाएं निलय में कैसा त्रिवल्ली का पाठ होता है, ठीक ना, क्या बोले हैं, दाएं आलिंद, ठीक ना, तथा दाएं निलय, ठीक ना, दाएं आलिंद तथा दाएं निलय में कैसा होता है, त्रिवल्ली का पाठ होता है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, याद करना है। और यही कह दे कि जब बाएं आलिंद तथा बाएं निलय दे दे तो उसमें द्विवल्ली का पाठ होता है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। और देखिए होता है क्या, तो बात है मानव शरीर के बोला फेफड़ा में बहुत, मानव शरीर के बाएं साइड में या दाएं साइड में किधर बताइए शुद्ध रक्त होता है, बहुत बढ़िया, शुद्ध हो जाए अपना कहा बाएं साइड में होता है, ठीक ना, क्या बोले हैं, शुद्ध रक्त कहाँ होता है, बाएं साइड में। शुद्ध रक्त कहाँ होता है, बाएं साइड में, बहुत बढ़िया। तो यानी कि बाएं आलिंद में अपना तो भैया शुद्ध रक्त अपना हो गया। और देखिए क्वेश्चन यहीं से ही बताइए, तो बताइए अम्लीयता रक्त को क्या करता है, अम्लीयता रक्त को बढ़ाता है, ठीक ना, और क्षारीयता नहीं बताया, सही बात वैसे नहीं। अम्लीयता जानते हैं रक्त के वेग को बढ़ाता है, ठीक ना, जबकि क्षारीयता रक्त के वेग को घटाता है। यानी कि CO2 क्या करेगा, रक्त के वेग को क्या करेगा, बढ़ाएगा घटाएगा, देखा तोड़ देगा बढ़ाएगा ना। CO2 अम्लीय ना है, CO2 अम्लीय है, हाँ। और CO कैसा है जी, उदासीन है, ठीक है। CO कैसा है, उदासीन है। कोई समस्या, कोई दिक्कत, अम्लीयता क्या करेगा, अम्लीयता रक्त के वेग को बढ़ाएगा, गति को बढ़ाएगा, ठीक है, हाँ। आइए अपना क्या घटाएगा। और देखिए हम लोग एक पढ़ते हैं सिस्टोलिक दाब और डायलोस्टिक दाब। तो सिस्टोलिक दाब कितना होता है उमेश जी, 120, और डायलोस्टिक दाब 80। तो बताइए हृदय की धड़कन को कौन कौन नियंत्रित करता है, जरा भी बता दीजिए। हृदय की धड़कन को मतलब किस रूप में बताना है, जो बॉडी का पार्ट हृदय के धड़कन को नियंत्रित करता है आप उसको बता दीजिए। बॉडी ग्रंथि कुछ भी हो सकता है, देखिए थायरॉक्सिन करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन करता है, प्लस में एड्रेनल करता है, ठीक है, और प्लस में उसके अलावा मेंडुला ऑब्लिगाटा भी करता है, ठीक ना, प्लस में उसके अलावा मेंडुला ऑब्लिगाटा भी करता है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं ना, मजा आया, समझ में आया ना, बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन, समझ में आ रहा है बाबू। अरे बता रहा अभी नहीं आएगा समझ में, आपको करना क्या है, पहले बैठने का आदत डालना है, ठीक ना। जब जिस दिन बोला बैठने का, हाँ अच्छा यहाँ तक समझ में आ रहा है, लेकिन एग्जाम में नहीं समझ में आ रहा ना, ओ तो घर कहाँ से आएगा, घर नहीं ना समझ में आएगा। बहुत सुंदर। तो जस्ट सोडियम का कार्य क्या है जी, सोडियम का कार्य कि हृदय की गति को अरे आराम से देखिए बताए, कोई एक बंदा आराम से बोलिएगा तब ना, एक ही बार सब ये बोल रहे, ये बोल रहे, वो बोल रहे, ये बोल रहे हैं, किसका सुनेंगे, बोलिए कोई एक। जब हृदय गति बंद हो जाती है तो उसको चालू करना, बहुत यानी कि क्या बोलिए रक्त दाब को नियंत्रित करने में, ठीक है, और प्लस में जल को संतुलन में रखने में। तो पोटेशियम क्या करता है जी, हृदय की गति को नियंत्रित करता है। सोडियम जो है, हाँ सोडियम जो अपना हृदय के धड़कन को नियंत्रित करता है, सॉरी पोटेशियम जो हृदय के धड़कन को नियंत्रित करता है, जबकि सोडियम रक्त दाब को नियंत्रित करता है, ठीक है। सोडियम किसको, रक्त दाब को। तो मैग्नीशियम किसको करता है जी, हाँ ये जो जानते हैं तंत्रिका तंत्र को विनियमित करता है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र को विनियमित, हाँ। और कैल्शियम क्या करता है जी, कैल्शियम अरे हड्डी का तो ये है, बहुत सुना, वो भी बहुत सही बात है। और उसके अलावा ये जो रक्त को जमाता है, तो इसको क्या करना है, चारों को पैकेट में घर ले भर के ले जाना है, एग्जाम में यही पूछेगा, ठीक है। यहीं पर क्या करेगा बंदा लोग, टाइम फीस गलती हो जाएगा। पोटेशियम बोले तो भैया क्या बोले हैं कि बंदा क्या करता है, रक्त दाब को दे तोड़ देंगे। अभी हम क्या बोले, पोटेशियम बोले हैं, और ठीक है। पोटेशियम जब अपना क्या कर रहा है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, जबकि सोडियम किसको, रक्त दाब को, और मैग्नीशियम किसको,
तंत्रिका तंत्र को, ठीक है। और कैल्शियम किसको? रक्त जमाने में। कोई दिक्कत? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो अगला ये क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, ये बताइए ओ मूत्र का पीएच मान कितना होता है जी? सीधा 10 लाख 6, सीधा 10 लाख। मूत्र क्षारीय कब से होने लगा बाबू? अच्छा हाँ ना, सीधा 50 लाख। मूत्र 6 ना होता है जी? अब सही बात है, समुद्री जल का 8.4 तक जाता है। बहुत सुंदर, वो समुद्री जल का जाता है। तो चलिए जब अम्ल हो गया था, ये आज हम लोग अम्ल भस्म ये पढ़ रहे हैं, बोलिए। बहुत बढ़िया, तो आइए तब पढ़ ही लेते हैं। भस्म में हम क्षार पढ़ रहे हैं। देखिए जब हम लोग अम्ल भस्म तथा क्षार की जब बात करते हैं, अम्ल भस्म और क्षार, ठीक है। तो पहले अम्ल भस्म क्षार देख लिया जाए, फिर देखा जाए कि इसमें प्रमुख रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है, फिर इसका सूचक क्या होता है, ठीक है। देखिए अम्ल, जब अम्ल की बात करते हैं तो अम्ल क्या है? देखिए अम्ल अपना एक ऐसा यौगिक है जो जल से घुल करके, ठीक ना, केवल जो जल से घुल करके हाइड्रोजन आयन, ठीक ना, केवल हाँ यदि केवल अपना H+ अपना देता है या स्थापित करता है। हो गया। अम्ल की बात करते हैं, अम्ल चर्चा क्या है, तो अम्ल का गुण क्या है? तो अम्ल जानते हैं स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। अम्ल क्या बोले हैं? स्वाद में खट्टा होता है। और अम्ल अपना क्या बोलिए, नीला लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। नीला लिटमस को लाल कर देता है। और देखिए अम्ल जो अपना कैसा प्रक्रिया है, तो एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, ठीक ना। अम्ल जो अपना कैसा प्रक्रिया है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। अब उसी तरह से बात कर रहे हैं, जानते हैं बात किया जाए, हाँ अम्ल जो पढ़े तो अम्ल पूरा पढ़ लिया जाए। अम्ल की जब बात की तो प्रमुख चीज़ों में पाया जाना अम्ल, ठीक ना। तो आप बताइए विकास जी, मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाँ मक्खन में कौन सा अम्ल? बोलिए। ब्यूटेरिक अम्ल। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल, जबकि यही अगर दही में कह दे तो लैक्टिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल, ठीक है। दही अथवा दूध में लैक्टिक अम्ल, जबकि मक्खन में कौन सा हो जाएगा? ब्यूटेरिक अम्ल। बहुत सुंदर। हाँ तो ये बताइए अचार में कौन सा? ठीक है, हाँ अचार में कौन सा? एसिटिक अम्ल, ठीक है। अचार में कौन सा? एसिटिक अम्ल। और यही जब मेरा सिरका में कहते तो कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल है। जबकि जितना भी खट्टे पदार्थ है उसमें कौन सा अम्ल? जितना भी खट्टे है सब में सिट्रिक अम्ल, एक अचार को छोड़ करके, ठीक है। कोई समस्या? बहुत बेहतरीन। और देखिए जस्ट टू द पॉइंट, अपनी 1 लाख की क्वेश्चन आती जाती हैं, तो इसको तो हम अपना बोल दिया है ना जी। अरे बोलो ना बाबू, बोल दिए ना, बहुत बढ़िया। तो अब जस्ट अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये बताइए। हाँ क्या बोले? हाँ तो बताइए घास एवं पत्तों में, घास पत्तों में कौन सा? बहुत से घास पत्तों में बेंजोइक अम्ल, क्या बोला है? घास एवं पत्तों में क्या बोले हैं? बेंजोइक अम्ल। सारल के वृक्ष में ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल, और फिर अपना यही होता है भैया पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, और प्लस में चना का जो पौधा होता है उसमें भी ऑक्जेलिक अम्ल। कोई समस्या नहीं। तो अब बताइए कि बहुत नेटल में कौन सा अम्ल हो? बहुत सुंदर, फॉर्मिक अथवा मैथेनिक अम्ल, वह अभी सही है, वो भी सही, बहुत सुंदर। नेटल में कौन सा अम्ल? मैथेनिक अम्ल अथवा फॉर्मिक अम्ल, बहुत बढ़िया। तो बहुत सुंदर। ये बताइए कालू राम कि बिच्छू में कौन सा अम्ल हो? मैथेनिक अम्ल। तो ये बताइए बहुत, चींटी में कौन सा अम्ल? मैथेनिक अम्ल, मैथेनिक, हाँ वही मैथेनिक अथवा फॉर्मिक अम्ल, इस सब में। बहुत बढ़िया। आप कोई दिक्कत? अब चलिए तब एक अगला जस्ट क्वेश्चन है, ये आता है बहुत सी बताइए। हारा कशिश में फेरस, हारा कशिश अथवा फेरस सल्फेट में कौन सा अम्ल? बहुत बेहतरीन। हरा कशिश में कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। कोई समस्या नहीं। आगे बढ़े हम लोग, बहुत बेहतरीन। अब आगे मजे की बात क्या जाती है, अगला एस टू द पॉइंट क्वेश्चन अपने ये आता है। हाँ तो बताइए फिटकरी में कौन सा अम्ल? फिटकरी में बहुत सुंदर, नाइट्रिक अम्ल। बहुत बढ़िया। क्या बोला है? फिटकरी में कौन सा? नाइट्रिक अम्ल। और सोरा में कौन सा जी? नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। सोरा तो पोटेशियम नाइट्रेट को ना बोलते हैं सोरा, ठीक है। तो सोरा में भी अपना क्या चीज वही नाइट्रिक अम्ल, सोरा अथवा फिटकरी में, कोई समस्या नहीं। अब ये देखिए क्या हुआ, अपना प्रमुख रूप से पाया जाना जो अपना अम्ल पाया। तो बताइए अरे सेब में कौन सा अम्ल जी? मैलिक अम्ल। और पेय पदार्थों में कार्बोलिक अम्ल, ठीक है। पेय पदार्थ में
कार्बोलिक अम्ल, और कार्बोलिक अम्ल ये अपना क्या करता है, CO पे अपना क्या करता है, उसको खत्म करता है। CO को बोल रहे हैं बहुत सुंदर। समुद्री शैवाल में अल्जेनिक अम्ल, ठीक है, समुद्री शैवाल में अल्जेनिक, ठीक ना, क्या बोला, अल्जेनिक, ठीक है, बहुत सुंदर। क्या बोला, अकेला में भी कौन सा अम्ल, मैलिक अम्ल, कोई समस्या नहीं। अब देखिए हम क्या पढ़े, अम्ल देखे हैं, फिर देखें अम्ल का गुण क्या वो देखें, प्रमुख रूप से किसमें अपना कौन सा अम्ल पाया था ये बोल दिए। अब आज pH मान नहीं बोल रहे, क्यों, ना बोलना पड़ेगा वहाँ पर। तो चलिए इतना बोलेंगे, तो लल्लू पंजी थोड़ी ना बोलेंगे, वो सब ना बोलेंगे, वो तो कल लल्लू पंजी वाला बोले थे। अब बात किसकी हो रही है जानते हैं, अम्ल। तो अम्ल जब बात हो गई तो जब हम लोग जानते हैं क्या पढ़ लिया, जरा कुछ प्रमुख अम्लों का प्रयोग पढ़ लिया जाए, ठीक है, कुछ अम्लों का, कुछ प्रमुख अम्लों का, बहुत सुंदर। तो बताइए नाइट्रिक अम्ल, इधर बहुत सुंदर, बताइए बाबू 4 तो प्रबल अम्ल का क्रम सजाइए आप, अम्ल का क्रम सजाइए, क्रम बोले तो सीक्वेंस, बहुत सुंदर। अच्छा फर्मिक अम्ल, बहुत सुंदर। हाँ अच्छा HCOOH, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप बताइए, चलिए क्रम, HCl, बहुत सुंदर, HCl सही है। नाइट्रिक अम्ल H2SO4, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है भैया, मिलाना पड़ता है, ठीक है, बहुत सुंदर। आप बोलिए बाबू, अंकित उजाला, आप बोलिए विकास जी। देखिए एग्जाम जानते क्या करें, जो 4 बोल रहे हैं ना, यही 4 में से बार बार सुनिए, इसका वैसे वैसे मत किया, सुनिए। HCl सबसे छोटा है, बहुत बढ़िया, HCl सबसे छोटा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे अधिक अम्ल हो जाएगा। उसके पश्चात अपना भैया क्या चीज, हाँ HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, ये कब है उससे हल्का पड़ा हुआ, तो ये दूसरा अपना क्या चीज ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। उसके बाद H2SO4, ये अपना दोनों से बड़ा है, तो ये का उससे अपना कम अम्लीय है, ठीक है। और उसके बाद CH3COOH, ये तो और सबसे बड़ा हो गया, यानी एसिटिक अम्ल, तो ये क्या हो गया, ये चौथा सबसे प्रबल अम्ल है, ठीक है। HF जो है क्या बोले, सबसे कम अम्लीय ना है, सबसे कम अम्लीय ना HF है जी, सबसे कम अम्लीय HF है। हो गया, कोई समस्या, हाँ नहीं ना, बहुत बेहतरीन। चलिए आइए, तो चलिए बहुत बढ़िया। तो अब देखिए हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जस्ट बात करते हैं, तो किसकी बात किया जाए, HCl, वही ना, प्रबलता के हिसाब से बोल ही दिए। हाँ हाँ सुनिए, पहला HCl, दूसरा अपना HNO3, तीसरा H2SO4 और चौथा अपना CH3COOH, ठीक है, यानी कि हो गया, बहुत बढ़िया। तो अब जानते हैं, हाँ तो बताइए नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं, किसके शुद्धिकरण, बाबू बोलिए। बहुत नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना चांदी के शुद्धिकरण में। तो बताइए एक बार रेजिया बताइए किसका बना होता, पहले बताइए। बहुत HCl और नाइट्रिक अम्ल, तो बताइए HCl का अनुपात कितना होता है, 3, और नाइट्रिक अम्ल 1, बहुत बढ़िया। तो बताइए एक बार रेजिया का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एक बार रेजिया का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बहुत सोना प्लेटिनम बिस्मथ ये सब जो होता है, इसको घुलाने में या गलाने में, कोई दिक्कत, कोई समस्या। बैटरी में कहाँ गड़बड़ा गया जी, बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल लगा ना। हम एक बार रेजिया बोल रहे, लड़का सल्फ्यूरिक सुन रहा है, कहाँ माता है, तबीयत पानी ठीक है ना, हाँ बहुत बढ़िया। तो ये अपना हो गया ना, चलिए बहुत बेहतरीन। अब देखिए जस्ट हम लोग टू द पॉइंट बातें कर रहे हैं किसकी, तो देखिए अब जस्ट हम लोग टू द पॉइंट भैया बात किसकी किया जाए, तो अब अपना बात कर रहे हैं एक बार रेजिया बोलिए। हाँ तो बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं, बैटरी में, वो बैटरी में, और प्लस में अपना क्या बोलिए, जो हम लोग ग्लोबलाइजेशन करते हैं ना, तो ग्लोबलाइजेशन से पहले साफ करने में भी किया है, ठीक है, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा मिलाकर, सही में बहुत सुंदर, दोनों का अलग अलग भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। दोनों को मिला के तब लोहा को साफ किया जाता है। अच्छा ऐसा बात, रुकिए बहुत बेहतरीन, तब फिर देख लिया जाता है, हो सकता है वाला काम कभी नहीं, ठीक ना, जब आप एग्जैक्ट जानते तब बोलिए, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, तो हो गया। तो भैया तो क्या बोले हैं, इसका अपना बोलिए दिए थे, बहुत सही। बताइए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं, बेंजोइक अम्ल ना, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते
करते हैं खाद्य पदार्थ के संरक्षण। बहुत सुंदर, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थ के संरक्षण में और इसके अलावा दवा बनाने में, ठीक है, इसके अलावा दवा बनाने में। बहुत सुंदर। अब बात करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं? बहुत सुंदर। जो बोलिए कपड़े पर जो दाग धब्बा लगता है उसको हटाने में। कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं क्या चीज़? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं? कांच पर लिखने के लिए, ठीक है, कांच पर लिखने के लिए। कोई समस्या नहीं। अब यहाँ से क्या करते हैं? लगभग हम लोग को यही समाप्त कराते हैं। क्या समाप्त करवाते हैं? पढ़ना है उसमें, कुछ हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़े नहीं से तो। सबसे अधिक अम्ल किसका होता है? अरे नहीं नहीं, सबसे अधिक पीएच मान किसका होता है? बहुत बेहतरीन। सबसे अधिक पीएच मान NaOH का होता है। कितना होता है? 14 होता है, ठीक है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है? 10 से 10.5 पीएच, कोई दिक्कत, ठीक है, 10 से 10.5 कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीशियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है? बहुत बेहतरीन, केवल 12.5। बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब, बहुत सुंदर। अरे हाँ भैया, ठीक है, बहुत सुंदर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना हो गया? 12.5 अपना हो गया। अब जस्ट टू द पॉइंट अगला बात की इसको बोले। हाँ, तो ये बताइए कि सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच मान कितना होता है जी? सोडियम बाइकार्बोनेट का इसका लगभग 8.5 होता है, ठीक है। कितना? लगभग 8.5 होता है। तो यहाँ से देखिए टाइम का अभाव, इसलिए इस चैप्टर को यहीं पर क्या करते रोक लेते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे रहा, ये बताइए। हाँ तो देखिए दोस्तों, देखिए नहीं, हाँ हाँ, तो चलिए, तो अब देखिए क्या हम, देखिए दोस्तों हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखिए टाइम का अभाव हो गया, 7:30 टाइम हो गया, वही 2-3 चीज़ पढ़ने में इतना टाइम खत्म हो गया। अब पढ़ने में कोई इसको पढ़ते हैं, ठीक है। और ये क्या है, अपना रैंडमली जी के जैसा शुरू करते हैं। तो चलिए आइए, तो एक जस्ट क्वेश्चन बताइए जी। अंग्रेजों ने वाणिज्य के युद्ध में भारत में किस शक्ति का अंत कर दिया था? फ्रांसीसी। बहुत सुंदर। तो वाणिज्य के युद्ध किसके? हाँ, वाणिज्य के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था और फ्रांसीसियों की तरफ से कौन लड़ा था, ये बताइए। देखिए, अंग्रेजों की तरफ से आयरकुट लड़ा था। बहुत सुंदर। फ्रांसीसियों की तरफ से डुप्ले लड़ा था। वाणिज्य के युद्ध बताइए कौन लड़ा था, आप बताइए। आयरकुट और लाली के बीच में होता है, ठीक है। हम कहाँ बोल रहे हैं, आप नहीं बोले भैया, तुम सही बोले हैं। तो और तो लोग बहुत समझता है, क्या बोले हैं? वाणिज्य कही जाते हैं 1760 में होता है। यही 1760 में अंग्रेज, हाँ ये अंग्रेज था अपना कैसे फ्रेंच के बीच में होता है। और वाणिज्य के युद्ध के तहत अपना कैसे बोलिए इन लोगों का खत्म हो जाता है। किन लोगों का? फ्रेंच लोगों का। और ये अपना देखिए इधर से नेतृत्व अपना करता है आयरकुट, ठीक ना। अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करता है आयरकुट इस युद्ध में, जबकि वाणिज्य के युद्ध में फ्रांसीसी की तरफ से कौन करता है? लाली करता है, ठीक है। डुप्ले लड़ा था उसमें, दूसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध में, वहीं पर उसको रिटर्न करके भेज दिया जाता है। बहुत सुंदर। हाँ, अगला एक क्वेश्चन बताइए, बहुत ये बताइए, राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बस चंबा घाटी सोलन, कहाँ? HP में। बहुत बढ़िया। तो अगला एक बताइए, बद्रीनाथ किस नदी किनारे है? बहुत सुंदर। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी, हाँ हाँ, नदी का बस 2-3 दिन वेस्ट कीजिए, 2-3 बार और 2-3 बार पढ़ा दें, क्योंकि उसमें नदी पढ़ाएंगे तो आधा घंटा वही खींचेगा, आधा घंटा से प्लस खींचेगा, ठीक ना। हाँ तो बहुत सुना था, क्या बोले हैं? बद्रीनाथ अलकनंदा नदी की नदी। बताइए बद्रीनाथ में किस भगवान का मूर्ति है? विष्णु। बहुत से बद्री, अभी से विष्णु, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगला, हाँ हाँ एकदम, केदारनाथ में बम बम बोलेगा। तो ये बताइए, किस डच गवर्नर ने अपनी राजधानी पुलिकट से नागपट्टनम बनाई थी? किस डच गवर्नर ने अपनी राजधानी पुलिकट से नागपट्टनम बनाई थी? हाँ क्या है जी, सब लोग चुप हो गए। वान रीड, ठीक है, किसने चलाया था? वान रीड ने क्या किया था? अपनी राजधानी पुलिकट से नागपट्टनम। देखिए जब डचों की बात करता है तब डचों पढ़ लिया है ना। देखिए तो भारत में अपना पहला डच यात्री कौन था? बस कौन था? हस्तमान था, ठीक है।
कार्नेलियम अथवा कार्नेलियस हस्तमान अपनाए थे। हस्तमान अपना क्या था, पहला डच यात्री था। तो ये बताइए कि कार्नेलियस हस्तमान भारत आने से पहले कहाँ गया था? भारत आने से पहले ये सुमात्रा पहुंचा था। बहुत सही है, जो कहाँ पहुंचा था? सुमात्रा पहुंचा था। सबका मोबाइल ऑन है ना जी? हाँ क्या प्रसाद? डच की बात कर देखिए, पहला डच यात्री कर्नल हस्तमैन था, ठीक है, भारत आने से पहले सुमात्रा पहुंचा था, ठीक है। तो देखिए जब बात करते हैं डच, डच ने अपनी पहली राजधानी कहाँ बनाया था? मसूलीपट्टनम, ठीक है। डच ने अपनी पहली राजधानी मसूलीपट्टनम बनाया था। और अपने क्या बोलिए, व्यापारिक कोठी, तो राजधानी ने एक तरह से होगा उन लोगों का। हाँ मसूलीपट्टनम आज तमिलनाडु में ना है, तमिलनाडु में। तो देखिए क्या करते हैं, हाँ वही तमिलनाडु में। ये लोग क्या करता है, हाँ सब आएगा, ठीक ना, जब बोल दिए तो सब आएगा। तो देखिए क्या बोले हैं कि अंग्रेजों ने, सॉरी डचों ने अपनी पहली कोठी कहाँ मसूलीपट्टनम में खोला था, और अपनी दूसरी कोठी कहाँ खोला था? पुलिकट में, ठीक है। अपनी दूसरी कोठी पुलिकट में। ये लोग पुलिकट में जानते हैं क्या किया था? अपना जो सिक्का ढालने के लिए अपना वहाँ कारखाना डाला था, ठीक है। और जितना भी डच अपना सिक्का होता था उसको क्या बुलाया जाता था? उसको पैगोडा बुलाया जाता था। तो वही बोले अपना पुलिकट में जब ये लोग अपना कारखाना को खोला, तो उसी कारखाना के नाम पर क्या डाल दिया भैया उसको, तो सर उसी कारखाना से अपना क्या किया कि अपनी दूसरी कोठी अपना वहीं खोल दिया। भारत में देखिए जब बात करते हैं तो देखिए भारत में अपना सर्वप्रथम, ठीक है, क्या बोले हैं, भारत में सर्वप्रथम क्या बोलिए, औद्योगिक पेंशन भोगी को इन्हीं लोगों ने रखा था, ठीक है। क्या बोले हैं, भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक पेंशन भोगी किसने रखा था? डचों ने ही। और बोलिए अपना क्या चीज़ कि भारत में औद्योगिक पेंशन भोगी को तो रखा ही था, और क्या बोलिए अपना इन्वेस्ट करके कंपनी भी पहला अपना खड़ा इन्हीं लोगों के द्वारा किया था, ठीक है। इसके बारे में फिर कभी डिटेल्स बताते हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन, डचों का ईद। डचों का ईद किस ईद से होता है? 1759 में बेदरा की ईद से। बहुत बढ़िया। डचों का अंत किस ईद से होता है? बेदरा का ईद। बहुत बढ़िया। तो अब जस्ट हम लोग जानते हैं, जरा विदेशियों का आगमन भारत पढ़ा दिए जाए ना। चलिए आप क्रम से जाइए। अंकित बहुत बढ़िया। सबसे पहले पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद, अच्छा पुर्तगाली के बाद फ्रेंच, रुक गया। आप बताइए विकास जी, आप सजाइए। पुर्तगाल, पुर्तगीज, ठीक है, पुर्तगाली, हाँ, डच, अच्छा आप सजाइए उमेश जी। पहले पुर्तगीज आया था, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। सही है, चलिए सजाइए, 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 बोले भाई सजाइए। प्रसाद सजा। अरे पुर्तगाली है, डच है, तब अंग्रेज है, तब डेनिश है, अब फ्रांसीसी सबसे लास्ट में है। सही तो बोला है ना? सही में है। फ्रांसीसी सबसे अंत में आए थे और सबसे पहले गए। ये होता है। सुनिए, डेनिश आप जो बार बार डाले वो डेनिश कोठी ना है, वो तो कंपनी का गठन आप लोग बोल देते हैं। हम बोले विदेशियों का आगमन ना बोल रहे हैं। अरे आगमन में जब बात करते तो सही है भैया, सबसे पहले कौन आता है? पहले पुर्तगाली आता है या पुर्तगीज आता है, उसके बाद डच आता है, उसके बाद अंग्रेज आता है, उसके पश्चात कौन आता है जी? फ्रेंच आता है। यही ना, तो बस यही चार को डालिए ना। तो चलिए इसके कंपनी का जरा आप सजाइए हो, कंपनी का चलिए आप सजाइए। कंपनी के तो हुए हो गया। कौन हुए हो गया, नाम बोलिए, ऐसे नहीं होता है। पुर्तगाली हो गया। पुर्तगाली ईस्वी के साथ, एक मिनट आपका भी बारी आएगा। देखिए आप बहुत हाँ था क्या चले बोला, कितना परसेंट बैटरी है? और बहुत बढ़िया बोला। 1504 में पुर्तगाली। बहुत सुंदर। बपन सजाइए। 1504 में पुर्तगाली आया। बहुत सुंदर, बस सुन लो, यही से तू सजा डाला। बहुत सुंदर सजाइए हो। ईस्वी के साथ उन लोगों देखिए भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन अथवा गठन, उसके बारे में बोलना, ठीक ना। तो चलिए, सॉरी भारत क्या बोले, विदेशी कंपनियों का क्या बोले गठन का वर्ष बताइए। चलिए पुर्तगाली का वर्ष के साथ। हाँ बहुत सुंदर सजाइए। हाँ है एकदम बहुत सुंदर, बोलिए। हाँ ना, हाँ उसका कब गठन किया था? पुर्तगाली बहुत लाजवाब, बहुत सुंदर।
पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया गया था? 1498 में। अगला उसके बाद आया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी कब? 1600 में। बहुत सुंदर। डच आए थे बस डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब? 1602 में। बहुत सुंदर, लाजवाब, बहुत बढ़िया। आगे बोलिए। ना फिर डेनिस आया था। डेनिस आया था 1616 में, और उसके पश्चात अपने कौन डालिए? फ्रेंच डालिए 1664 में। और लास्ट में रहता अपना स्विट्जरलैंड वाला। ठीक है। बहुत जगह इतने बोलिए अपना क्या बोलिए कि इस गुरु बुद्धा क्लास में यही बंदा एक शेर है, बाकी सब सियार लोग हैं। ठीक है, यही बंदा बोलिए अपना एक शेर। बहुत सुंदर। इसका यंत्र क्या करेगा? इसका सीधा दे देगा कि भैया एग्जाम में लो, आप इसका क्रम से जाओ। क्या करेगा? इसका सीधा क्रम से। तो जब नहीं रहता तो बड़ा ना जाएगा। तो देखिए क्या बोला है, सबसे पहले अपना कौन आता है जी? पुर्तगाली आता है 1498 में। उसके पश्चात में 1600 में कहा जी ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना गठन किया था। 1602 में अपना किसका? डच का। और 1616 में किसका? डेनिस का। और 1664 में अपना किसका? फ्रेंच का। तो कहा है आप लोग। और 1773 में इसका रहता है स्वीडिश। और 1731 स्वीडिश वाले का। तो कहा है आप लोग इसे घबरा रहे हैं? ये बताइए, पीछे पड़ा हुआ चीज़ आप लोग भूल रहे हैं। हम क्या बोले और क्या नहीं बोले। इसको रिपीट नहीं मारते हैं एक बार पढ़ने के बाद में। चलिए, बहुत बढ़िया। तो चलिए अगला ये क्वेश्चन बताइए। बंकर शब्द किस खेल से है? पोलो से। बंकर है, बंडर है, चक्कर है, चुका, ये सभी किस है? पोलो से। क्या बोले? बंकर, बंडर, चक्कर, चुका, ये सभी किस है? पोलो से। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। तो बात है, केंद्र और राज्यों में राजस्व वितरण में सबसे मुख्य भूमिका कौन निभाता है? वित्त आयोग। बहुत वित्त आयोग। वित्त आयोग की जब बात करें, वित्त आयोग का गठन कितना निश्चित के तहत वाली भाई? बहुत सुंदर। वित्त आयोग, देखिए वित्त आयोग का गठन 280 के तहत किया था। इसका गठन, वित्त आयोग का गठन जो है 5 वर्ष के लिए किया था। ठीक है। और वित्त आयोग के मतलब एक अध्यक्ष होते हैं तथा अपना क्या चाहिए बोलिए 4 सदस्य होते हैं। यानी कि इसमें टोटल अपना 5 व्यक्ति होते हैं। और इनके अध्यक्षों तथा सदस्य, इनके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 280 के तहत अपना वित्त आयोग का गठन किया जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब क्या बोले हैं? अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जबकि अनुच्छेद 281 के तहत क्या किया जाता है? अरे भैया, अनुच्छेद 281 के तहत अपना वित्त आयोग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, बहुत बेहतरीन। कौन है? बहुत सुंदर। आइए अगला ये क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। ये बताइए, मूल अधिकारों की संकल्पना किस देश से लिया गया है? अमेरिका। वही यूएसए, अमेरिका। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए, भारत में कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं? बहुत 6 प्रकार के। कौन कौन हो? बहुत। क्या बोले हैं? समता का अधिकार, समानता का अधिकार। एक मिनट, क्या फिर से बोलिए। समता का अधिकार और नहीं, तो दोनों में 2 कैसे? समानता का अधिकार, स्वतंत्र। अच्छा, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत अल्पसंख्यकों के लिए स्वतंत्रता का अधिकार, और फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि भारतीय संविधान में टोटल जब बात की जाए, टोटल 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। तो ये बताइए, जब मूल अधिकार हो गया तो ये मूल अधिकार का क्या है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, आर्टिकल या अनुच्छेद, उसको देख लिया जाए। बहुत सुंदर। आइए, बहुत सुंदर। अब हम क्या बोलें, खाली अनुच्छेद बोलते जाएंगे, ठीक ना? और आप लोग क्या करना है उसके बारे में बताते जाना है। तो अनुच्छेद 13 तो नहीं बताइए तो? 13 तो नहीं है। 13 है भैया। 13 हाँ हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। 13 अपना क्या है? न्यायिक पूर्ण अवलोकन है। और प्लस में जो बोलिए अपना का जो संपत्ति का अधिकार था वो 13 में भी नहीं था, 13 में भी था और 31 में भी था, उसी को निकाल दिया गया। 14 बोलिए। विधि के समक्ष समानता, सबके लिए समान कानून। बहुत विधि का समक्ष समानता का अधिकार, यानी सभी के लिए समान कानून। लेकिन हाँ, लेकिन कुछ अपवाद में भी है। ठीक है, हो गया ना? अरे अपवाद में स्त्री हो जाए, हाँ बिल्कुल, हाँ
अरे नहीं, वो तो ही है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, फिर कुछ स्त्री है, मतलब इस तरह कुछ अपना करके आया था। तो अनुच्छेद 15 क्या है जी? धर्म जाति लिंग नस्ल भेद, धर्म जाति लिंग नस्ल भेद के आधार पर धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग और नस्ल, ठीक ना। अनुच्छेद 15 में ही 5 वर्ड का यूज किया है, इसका ध्यान रखिएगा। पूछ लेता है एग्जाम कभी कभी कि बताइए अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है अथवा नहीं है, तो यही 5 में से क्या बोले? धर्म, जाति, जन्म, लिंग और नस्ल, ठीक है। इसके आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या बोले? इसके आधार पर विभेद किया, लेकिन महिलाओं को अपना कुछ छूट दिया जा सकता है, ठीक है। क्या बोले? महिलाओं को कुछ अपना छूट दिया जा सकता है। 15 ही ना कहता है, 16 क्या कहता है जी वाली भाई? लोक नियोजन में अवसर की बहुत सुंदर। 16 में लोक नियोजन में समान अवसर की समानता। तो बताइए, यानी कि सभी लोग क्या किया जाएगा भैया? समान अवसर बोली का चीज, सभी हाँ, जो भी अपना सरकारी नौकरी में आपका दिया जाएगा वो सभी को समान दिया जाएगा। लेकिन महिलाओं, पिछड़े वर्ग, अब तो भाई EWS वाले भी हो गए हैं, ठीक है। अब तो ये सब हो गया है, भारत की जितनी आबादी है सब हो गया है, ठीक है। क्या सभी को अपना कैसे रिजर्वेशन दिया जाएगा? तो बताइए EWS को अपना किस अनुच्छेद के तहत दिया था? अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद नाम से संविधान हाँ, माना तो संविधान से किस बोलिए, क्या बोले? अरे यार, किस अनुच्छेद के तहत? 15 15 के 3 और 16 के 3 दो गो है। 15 6 और 16 6 बहुत सुंदर। 15 के 6 तथा 16 के 6 के तहत अपने का EWS को आरक्षण रिजर्वेशन दिया गया। कोई दिक्कत? अनुच्छेद 17 बता दीजिए। अस्पृश्यता का अंत, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि तू डोम बड़ा तारा ना टच करम, तू चमार बड़ा तारा ना टच करम, ये बिल्कुल आप नहीं कर सकते, ठीक ना। लेकिन अब एक मतलब भी नहीं है कि तू देह में बोला 5 kg मतलब काची कीचड़ लपेट के आवो कहा कि ना तुम्हारे टचे करा, ठीक ना, ये भी नहीं है। कहने का मतलब है कि जो जिससे किसी व्यक्ति के गरिमा को ठेस पहुँचे ऐसा कार्य बिल्कुल नहीं करना है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अपवाद में है, मतलब देश से भारत रत्न, पुरस्कार हाँ? राष्ट्रपति से इजाजत लेके ले सकते हैं बाहर का पुरस्कार। बस भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? हाँ, कि किसी भी स्पेशल व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं दिया। जैसे पहले क्या था? पहले क्या था? राय बहादुर, खान बहादुर, ये सब दिया जाता था ना। तो ये सब उपाधियों खत्म कर दिया गया। लेकिन इसके तहत कुछ अपवाद भी है, जैसे भैया क्या हो जाएगा? भारत रत्न, पद्म विभूषण, ठीक है, डॉक्टरेट, ठीक है, बस क्या भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, या फिर बोलिए अन्य जो अपना विदेश से अपना उपाधियाँ मिलती है ना, तो राष्ट्रपति से मंजूरी लेकर के लिया जा सकता है। तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है जी? बहुत सुंदर। तो अनुच्छेद 19 के चलिए जरा क्रम से जाइए प्रसाद। पहला में है मतलब बोलने का अधिकार, पहला में बोलने की स्वतंत्रता, या 19 के एक क में है प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक ना, या इससे संबंधित है झंडा फहराने की भी स्वतंत्रता। बहुत सुंदर, ठीक ना, बहुत सुंदर। पहला में है बोलने की स्वतंत्रता। अरे हाँ भाई, आगे बोलो दूसरा ना। में सभा या संघ बनाने की स्वतंत्रता। एक मिनट, दूसरा में सभा या संघ बनाएगी एकदम बिल्कुल। तीसरा में है कि मतलब एक जगह इकट्ठा होकर, मतलब निहत्थे इकट्ठा होकर सभा करने की स्वतंत्रता। नहीं रुके, घबराएंगे। बहुत सुंदर। क्या बोलिए, आगे बोलिए। BA में गलती बोले वो, पहला बोलने की स्वतंत्रता हो गया सुने रुके। बी अरे हाँ बोला, बी बोला। बी है कि मतलब एक जगह निहत्था होकर इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, सभा करने की। फिर सभा करने की, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, आगे ठीक है, सही है। तीसरा में संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब सही है, बहुत सुंदर, ठीक है। चौथा में मतलब भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। बहुत सुंदर, कहीं भी आने जाने पांचवां की, में है कि भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। बहुत सुंदर। छठवां में है कि भारत में कहीं भी वाणिज्यिक व्यापार करने की बहुत। अनुच्छेद ई कितना के तहत? स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के कितना के तहत? अनुच्छेद 19 के एफ के तहत, जी के तहत, जी के तहत, जी का एफ को एफ में ही। हाँ, बहुत सुंदर। अनुच्छेद 19 के 1 में क्या है भैया? देखिए, अनुच्छेद 19 के 1 में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता है,
19 के 1 में ही अपना क्या है भैया कि हम लोग अपना क्या झंडा फहरा सकते हैं। 19 के 1 में क्या हम लोग बोल सकते हैं। बी में अपना क्या है भैया, हम अपने क्या बोलिए जो बहुत सारा भी हम लोग भीड़ बना करके सभा कर सकते हैं। सी में क्या है, सॉन्ग बना सकते हैं। डी में क्या है कि हम लोग अपना कहीं भी घूम सकते हैं। ई में क्या है रे बाबा, ती में क्या है, कहीं भी जाकर के हम लोग बच सकते हैं, ठीक ना। कहीं भी जाकर के भारत में हम लोग क्या बोले कहीं भी जाकर के बच सकते हैं। और एफ को क्या चीज़ खत्म कर दिया। और यार जब बोल रहे हैं तो प्लीज़ तो शांति बनाइए ना, बार बार बोलना पड़ता है बाकी। एफ हम पढ़ लिए दिया। एफ में अपना क्या है, संपत्ति का अधिकार उसको खत्म कर दिया गया है बस। किस संविधान संशोधन के तहत 44 और 1978 में बस, और उसे 300 के कम में डाल दिया गया है। और जी में अपना क्या है, व्यापार करने की स्वतंत्रता, कहीं भी जाकर हम व्यापार कर सकते हैं। तो बोले जीविकोपार्जन के लिए अपना काम कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो ये बताइए बोली भाई, कश्मीर में जाकर के अभी हम व्यापार कर सकते हैं नहीं, अब कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। ये किनका देना है, मोदी जी, मोदी चाचा, ये बहुत अच्छा काम है, इसको हम भी बोलते हैं। हाँ है, अरे उस ससुरा को हम ये जब मिली तारा वीडियो रोज है खट्टा खट्टा मारेगा चलता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत सुंदर। तो अगला आप लोग क्वेश्चन बताइए, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कितने महीना के अंदर भरना सकता है, 6 माह के अंदर। अनुच्छेद कितना के तहत, अनुच्छेद, अच्छा, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे 6 माह के अंदर भरना है। अनुच्छेद कितना के तहत, 56 के तहत। बहुत सुंदर, 56 के 2 के तहत, 56 के 2 के तहत, बहुत बढ़िया। तो देखिए 52 में क्या भारत का अपना एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या भैया कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होगा। 54 में क्या इनका निर्वाचन मंडल, ठीक है। 55 में क्या है, निर्वाचन प्रक्रिया। 56 में क्या है, पदावधि। 57 में क्या है, रीनिर्वाचन। 58 में क्या है, 58 में अहर्ताएं हैं। हाँ इनका क्वालिफिकेशन, ठीक है, हाँ वही योग्यता क्वालिफिकेशन। 59 में क्या है, शर्तें हैं। और 60 में क्या है, शपथ है, बहुत बढ़िया। 61 में महाभियोग है। 62 में क्या है, अरे 62 तो पहले हफ्ता में 72 जाइए। 62 में ये है कि राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उसके जगह उपराष्ट्रपति। बहुत बेहतरीन जगह 1 लाख की बात बोले हैं, एकदम 1 लाख की बात बोले, उससे हम गलत बोल दिए, एकदम सही है। 62 में क्या है कि 62 में यह है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसे 6 माह के अंदर भरना है, ठीक है, उसमें गलत बोल दिए हैं। 62 में क्या है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसे 6 माह के अंदर भर देना है। और 56 में क्या है कि राष्ट्रपति का पदाधिकारी, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, ठीक ना, 5 वर्ष का होगा, कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया। उपराष्ट्रपति है ना, हाँ 63 उपराष्ट्रपति, बहुत बढ़िया। अगला ये बताइए, शहद का मुख्य घटक क्या है, हो फ्रक्टोज, बहुत सुंदर। शहद का मुख्य घटक क्या है, फ्रक्टोज, बहुत बढ़िया। ये बताइए, अलीनगर की संधि कब हुई थी, 1757, सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में। बहुत, सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के बीच में, ठीक है। तो देखिए जब बात हुई अलीनगर की संधि, तो ये कौन सा हो, प्लासी का युद्ध होता है ना, तो प्लासी का युद्ध, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। बहुत सिराजी और प्लासी। तो क्या बोले प्लासी का युद्ध, देखिए जब प्लासी के युद्ध की जब बात करते हैं, अलीनगर की संधि ना, देखिए प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को, ठीक ना, सिराजुद्दौला, ठीक है, तथा रॉबर्ट क्लाइव, ठीक ना, क्या बोले रॉबर्ट क्लाइव के बीच में प्लासी का युद्ध होता है। और इसी प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार जाता है। और इसके हारने का मुख्य वजह क्या था, इसका जानते हैं चोट्टा सेनापति मिर्जाफर था, ठीक ना, क्या बोले हैं, हाँ इसका चोट्टा सेनापति मिर्जाफर था। वही मिर्जाफर क्या करता है, इसके साथ गद्दारी कर देता है, ठीक है। मिर्जाफर ही क्या करता है, इसके साथ गद्दारी कर देता है। अब क्या होता है भैया, जब प्लासी की जब हार जाते हैं तो इसका देखिए जानते हैं, सिराजुद्दौला के अपना एक अन्य सेनापति थे जिनका नाम था मीर मदान, ठीक ना। ये बोलिए बहादुरी से बेचारे लड़ते हैं और ये लड़ते हुए क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। अब होता है अगला जस्ट क्वेश्चन, तो अलीनगर की संधि। तो यही प्लासी युद्ध के पश्चात ही अलीनगर की संधि हुई थी। प्लासी युद्ध के पश्चात ही अलीनगर की संधि हुई थी। अब मजे वाली बात क्या थी, बताइए, बहुत सुंदर। ये बताइए वह कौन सा युद्ध है, ठीक ना, वह कौन सा युद्ध है जिसके तहत, ठीक ना, क्या बोले हैं, वह कौन सा युद्ध है जिसके तहत अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित हुआ, बहुत सुंदर, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। और यही अगर कह देगा कि वह कौन सा युद्ध है जो अपना, हाँ वह कौन सा युद्ध है जो अपना, वह कौन सा युद्ध है जो अपना अंग्रेजों के लिए, बहुत बढ़िया, हाँ सुनिए, और वह कौन सा युद्ध है जिसमें अपना क्या बोलिए अंग्रेजों के प्रभुत्व की शुरुआत हुई,
प्लासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन ही बताइए, क्या बोले हैं सैन्य दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई कौन थी? बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ठीक है। और क्या बोले सैन्य दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई कौन थी? बक्सर का युद्ध। और इस तरह से कह दें कि अंग्रेजों के लिए सबसे निर्णायक लड़ाई कौन सी साबित हुई? निर्णायक साबित हुई अपना प्लासी का ना। निर्णायक मतलब यहाँ से जब जीता ना तो इन लोगों को हिम्मत मतलब मिल गया कि नहीं अब हम यहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं। और सैन्य में उधर 3 तरफ से सेना बोलिए मिल के लड़ा था। हाँ यही चीज होता है। हाँ भैया, ये प्लासी के युद्ध के समय ये मुगल क्या चीज? आलमगीर तो जस्ट यही पूछे हैं वो। आलमगीर द्वितीय रहे ना। हाँ प्लास बक्सर की कैसे में थे जी? देखिए वो बक्सर दूगो, बक्सर 1 संधि या बक्सर 2 संधि दूगो के तहत हुआ था कहता है भैया। सॉरी इलाहाबाद 1 संधि इलाहाबाद 2 संधि। हाँ आलमगीर द्वितीय कब हुआ ना? हाँ यार ठीक है। बस हाँ। तो चलिए अगला जस्ट आप लोग क्वेश्चन बताइए, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? मराठा और अहमद शाह अब्दाली। देखिए टाइम हम लोग क्या हो गया, यहाँ से पूरा हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं से आज को पोस्टपोन करते हैं, कल से अपने निर्धारित टाइम पर आना है। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग क्या कीजिए कि जरूर से जरूर क्या कीजिए, हाँ क्यूज से जुड़िए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं यदि क्यूज पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर दबा कर मारिए महाराज। बहुत